रिंग इस वक्त आनवी के पैरों के पास पड़ी हुई थी। आनवी एकटक अपनी नजर झुकाकर उस रिंग को देख रही थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस रिंग का डिजाइन बहुत ही यूनिक था। उस रिंग के बीचों बीच में एक पिंक कलर का डायमंड लगा हुआ था, जो कि बहुत रेयर था। उस डायमंड की चमक इतनी थी कि आनवी उससे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। सुरभि ने जैसे ही देखा अंगूठी आनवी के पैरों में गिरी है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। सुरभि आनवी के सामने गुस्से में खड़ी होकर बोली, अंडरस्को, तुम बहुत ही चालाक और शातिर हो। पहले तुमने चालाकी से मेरे जैसे कपड़े पहने ताकि विध्वंस को पा सको, और अब देखो जहां पर अंगूठी गिरी है वहीं पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी इस चालाकी को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, पर एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो। इतना कहते ही उसे घूरती है, फिर विध्वंस के थोड़ा करीब जाते हुए आनवी को देखकर बड़े ही कॉन्फिडेंस से आगे बोली, अंडरस्को, विध्वंस सिर्फ मेरा है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आनवी, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अब उठाओ ये अंगूठी और दो मुझे। सुरभि लगातार नफरत से आनवी को देख रही थी और आनवी अपनी नजर उठाकर विध्वंस को देखती है। भले ही वो शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो सुरभि को मार देना चाहता हूँ। मगर जब उसने आनवी की नजरों को खुद पर महसूस किया, तो वो आनवी को मजाकिया नजरों से देखने लगा, जैसे मजाक उड़ा रहा हो कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती हो, आओ और मुझसे हेल्प को बोलो। पर आनवी की आंखों में हल्के आंसू थे। वो उसे देखती है, फिर उससे अपनी नजर फेर लेती है। ये देखकर विध्वंस को बहुत गुस्सा आया। आनवी नीचे झुकती है और उस अंगूठी को उठाकर चुपचाप सुरभि को देती है। सुरभि खुश थी कि आनवी उसे जवाब नहीं दे रही। सुरभि जैसे ही अपने हाथ को बढ़ाकर अंगूठी लेने की कोशिश करती है, तभी विध्वंस गुस्से में बोला, अंडरस्को, रुक जाओ। उसकी दमदार और खतरनाक आवाज को सुनते ही सुरभि डर जाती है और वो अपने हाथ तुरंत पीछे करके विध्वंस को देखती है। पर विध्वंस की नजरें तो सिर्फ आनवी के ऊपर थी। विध्वंस आनवी के एकदम सामने खड़े होकर एटीट्यूड से बोला, अंडरस्को, मैं नहीं चाहता मैं अपनी होने वाली बीवी को ये अंगूठी पहनाऊं, क्योंकि ये जमीन पर गिरकर गंदी हो चुकी है। ऊपर से इसे तुमने उठाया है तो अब वो और गंदी हो चुकी है। विध्वंस खुलेआम आनवी की बेइज्जती कर रहा था और इसका अंदाजा विध्वंस को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि विध्वंस की जुबान बचपन से ही कड़वी थी। विध्वंस को ऐसा लग रहा था वो बस आनवी को रोक रहा है, मगर वही युग अपना माथा पीटकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, ये आदमी बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता कि ये क्या कह रहा है। यही कड़वी जुबान इसकी लव लाइफ को बर्बाद करेगा। कड़वा करेला कहीं का। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर वेटर पर गई, जो आनवी के पास ड्रिंक लेकर खड़ा था। विध्वंस आनवी को घूर रहा था। तभी आनवी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, अंडरस्को, मैं इसे साफ कर दूंगी। पर विध्वंस उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती ये सगाई हो, इसीलिए तुम ये सब ड्रामा जानबूझकर कर रही हो। आनवी शौक थी, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। वो हकलाते हुए बोली, अंडरस्को, पर मैंने क्या किया। तभी मैडम सूर्यवंशी भी गुस्से में बोली, अंडरस्को, विध्वंस, हमें समझ नहीं आ रहा आपने इस लड़की को यहाँ रखा क्यों है। ये मनहूस है और यहाँ मनहूसियत ही फैलाएगी। मैं तो कहती ही हूँ कि इसे धक्के मार के बाहर फेंक दो। इतना कहते ही जैसे वो गार्ड्स को बुलाने वाली थी, तभी विध्वंस गुस्से में बोला, अंडरस्को, ऐसा सोचिएगा भी मत दादी सा। इसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। अगर किसी गार्ड्स ने इसे हाथ भी लगाया तो उसके हाथ को काट दूंगा मैं। विध्वंस की धमकी सुनकर गार्ड्स जो आगे आ रहे थे, वो सभी डर कर पीछे हो गए। मैडम सूर्यवंशी को समझ नहीं आ रहा था कि विध्वंस चाहता क्या है। ये चीज किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। फिर विध्वंस गुस्से में आनवी को ऑर्डर देता है, अंडरस्को, जाओ और जाकर इस अंगूठी को धोकर लाओ। इतना कहते ही वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सुरभि डेविल स्माइल करके आनवी को देखते हुए उसके कान में बोली, अंडरस्को, विध्वंस सिर्फ मेरा होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। देखना कैसे मैं तुम्हें उस आर्या के साथ विला से बाहर फेंकती हूँ। आनवी को जितना दर्द हो रहा था, उससे भी ज्यादा वो गुस्से में भर गई थी, क्योंकि उसे सुरभि बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से सुरभि ने उसे परेशान भी किया था। आनवी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। आनवी के दिल में जो दर्द था, वो आंसुओं का सहारा लेकर बाहर निकल रहा था। आनवी जैसे एकदम पीछे हुई, वो वेटर से टकरा गई। वो अपने होश में एकदम से आते हुए पीछे मुड़कर देखती है। तभी वेटर आर्या के कहे मुताबिक एक ड्रिंक आनवी को दे देता है। आनवी भी होश में नहीं थी, पर उसने सुबह से भी ज्यादा कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका गला सूख रहा था। वो एकदम से उस ड्रिंक को पी लेती है, पर जब उसे कड़वा लगता है तो वो अजीब सा मुंह बनती है। वही विध्वंस उसे ड्रिंक करते हुए देखकर एक्सप्रेशन लेस भाव से उसे घूरता है। उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई थी। आसपास के मेहमान बस अपने सामने चल रहे ड्रामा को ही देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब तक सबको अंदाजा हो गया था कि आनवी और विध्वंस के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। आनवी ने कभी ड्रिंक नहीं की थी, इसलिए थोड़ा सा ड्रिंक करते ही उसका सर घूमने लगा।
वो अपने सर को पकड़ते ही धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। आर्या आनवी की हालत देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को चलो कुछ वक्त के लिए आनवी रिलैक्स तो रहेगी, वरना इस नीले आंखों वाले राक्षस ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसे परेशान करने की। काश इस नीली आंखों वाले राक्षस की ये डायन पत्नी इतनी घटिया निकले कि इसके सामने ही कई मर्दों को फंसाए, तब मजा आएगा कुत्ता कामिना कहीं का। आनवी धीरे धीरे वहां से जाने लगती है, मगर नशा उस पर कुछ ज्यादा ही चढ़ चुका था, इसलिए अब धीरे धीरे उसे हंसी आने लगी थी। बेचारे पंडित जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मैडम सूर्यवंशी से परेशान होकर कहा, अंडरस्कोप मैडम सूर्यवंशी, मुहूर्त निकालता जा रहा है। ये सुनकर मैडम सूर्यवंशी ने माधवी जी को देखा, जिन्होंने पहले आनवी के हाथ से अंगूठी की प्लेट छीन ली और उसमें विध्वंस के लिए अंगूठी रखी थी। मैडम सूर्यवंशी ने सुरभि को देखते हुए कहा, अंडरस्कोप सुरभि एक काम करो, तुम वंश को अंगूठी पहना दो, वंश तुम्हें बाद में पहना देगा। सुरभि खुश होकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसने माधवी जी से अंगूठी लिया। वो अंगूठी सूर्यवंशी खानदान की बहुत ही खास अंगूठी थी, जो केवल हेड पहनता था। सुरभि खुश होकर उस अंगूठी को लेते हुए विध्वंस को देखती है, पर विध्वंस का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। सुरभि ने जैसे ही विध्वंस के हाथ में अंगूठी पहनना चाहा, वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को इसमें तो चोट लगी है। सभी ने देखा विध्वंस के उस उंगली में पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें अंगूठी पहनते हैं। पीके में तो डेड हो गई, बुद्धि मेरी फैट हो गई, कोई संभालो मुझको, मैं नीचे ना गिर जाऊं। आनवी अपने शरीर को ढीला छोड़कर पीछे की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मगर युग जल्दी से उसे संभाल लेता है और उसे पकड़कर नीचे उतार देता है। तो आनवी उसके हाथ को पकड़कर विध्वंस की तरफ आ गई और उसके साथ जबरदस्ती चिपक कर डांस करने लगी। युग तो डर रहा था, क्योंकि विध्वंस उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से देख रहा था। विध्वंस का चेहरा गुस्से में लाल था इस वक्त, क्योंकि आनवी उसके सामने ही एक पराये मर्द से चिपक रही थी। आनवी युग के चारों तरफ घूमती है और उसके हाथ को पकड़कर उसके कमर को जोर से पकड़ते हुए आगे गाने लगी। जब ढोलिया ढोल बजावे, लाज शर्म मेरी उड़ जावे, कोई भी ये समझ ना पावे, किसको समझाऊं। युग डरते हुए उससे दूर होने की कोशिश करता है, मगर आनवी तो चुंबक की तरह उससे चिपकी थी। पर अचानक ही वो युग के हाथ पर एक बेबी किस कर देती है। ये देखकर तो विध्वंस के तन बदन में आग लग गई। उसके अंदर जैसे शैतान ने जन्म ले लिया हो। वो गुस्से में अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और आनवी की तरफ बढ़ने लगता है। आनवी जब ये देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। वो अपनी नशीली आंखों से युग को देखती है, जो उसके साथ डांस नहीं कर रहा था, तो वो गुस्से में उसके मुंह पर नोच लेती है। विध्वंसी जैसे ही आनवी को पकड़ने जाता है, आनवी भागते हुए सौरभ के करीब आ गई और उसे ठुमका लगाकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे देखकर मुस्कुराते हुए गाती है, लाख जतन दिन रात करूं, तुझसे मिलान की बात करूं, अब तो वेले जी नगियो लगदा, डांस भी तेरे साथ करूं। सौरभ तो वैसे ही ठरकी था, वो भी आनवी को पकड़कर हल्का सा डांस करता है, मगर जब वो देखता है मैडम सूर्यवंशी गुस्से में देख रही तो उससे दूर हो गया। मैडम सूर्यवंशी गुस्से में आनवी को थप्पड़ मारने वाली थी, तो आनवी उनके हाथ को पकड़कर नशे में मरोड़ देती है और उनके हाथ को पीठ से लगाते हुए गाने की आगे की लाइन पूरी करती है। तूने गालियां दे रखी, मैंने दारू पी रखी, अरे बैठ जा रेताओ, उल्टी सीढ़ी मुझे पकना। फिर वो मैडम सूर्यवंशी को छोड़कर माधवी जी को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगी। वो इतना ज्यादा घूम चुकी थी कि माधवी जी लड़खड़ाते हुए चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। फिर आनवी की नजर सुरभि पर गई। सुरभि डरकर भागने वाली थी, मगर आनवी उसे भी पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। आनवी ने सुरभि को इतनी जोर से छोड़ा कि वो जोर से लड़खड़ाते हुए जाकर एक टेबल पर गिरी और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए। आर्या को तो जोर से हंसी आ रही थी। आनवी भी टेबल पर चढ़ गई और उछलते हुए डांस करने लगी। चाहे पुलिस बुला, चाहे कर ना करा, चाहे पुलिस बुला ले, आज फट्टे तक नचना, जो करना करा ले, आज फट्टे तक नचना, ओ आज फट्टे तक नचना। वो नशे में चूर होकर टेबल पर उछल रही थी। आनवी का पैर अचानक ही टेबल के कोने में आ गया और वह गिरने लगी। गिरने के डर से ही आनवी डर गई, मगर विध्वंस जल्दी से जाकर उसे अपने गोद में थाम लेता है। आनवी, जिसने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली थी, जब उसे एहसास हुआ वो नहीं गिरी, तो अपनी आंखों खोलकर देखती है तो उसे विध्वंस का चेहरा नजर आया। विध्वंस को देखते ही वो हंसते हुए बोली, अंडरस्को यू लस्टी भेड़िए, आपने जबरदस्ती मेरे कपड़े उतारे और मुझे यहाँ वहां टची टची किया और अब किसी और से शादी करने जा रहे हैं, आप बेवफा है। इतना कहते ही वो हाथों को ऊपर कर हंसते हुए गाना गाने लगी। मुझे प्यार करते करते गैरों पर मर गए, तुम इस सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम। उसके बाद वह दूसरा गाना गाती है, जा सजना तुझको भुला दिया, वादा की हंसने का मुझको रुला दिया। आनवी ऐसे ही ड्रामा किया जा रही थी। विध्वंस गुस्से में बोला, अंडरस्को बहुत ड्रामा कर लिया, अब तुम देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। इतना कहते ही वो उसे वहां से लेकर जाने लगा। तभी मैडम सूर्यवंशी गुस्से में बोली, अंडरस्को वंश इसे छोड़िए,
इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ, इसने आज हमारी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ सब मेहमान कैसे हंस रहे हैं हम पर, मैं इस लड़की को। तभी आनवी उन्हें उंगली दिखाकर गुस्से में बोली, अंडरस्कोप चुप बुढ़िया, ये बुढ़िया बहुत बोलती है। अब अगली बार से बोला ना तो आपके होठों को फेविकोल से चिपका दूंगी। फिर सालों साल तक जोड़ टूटेगा नहीं और तुम्हारे साथ तुम्हारी इस चुड़ैल बेटी के भी होठों को चिपका दूंगी। सभी शौक थे, क्योंकि आनवी ने कभी भी ऐसा बोल्ड एक्शन नहीं किया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच में वही आनवी है जो डरपोक है और जिसकी जुबान किसी के सामने नहीं खोलती। सुरभि गुस्से में विध्वंस के पास जाकर बोली, अंडरस्कोप विध्वंस, इसने देखो मुझे गिरा दिया और तुम इस लड़की को गोद में लेकर खड़े हो। भूलो मत आज हमारी सगाई हुई है। तभी विध्वंस गुस्से में कुछ बोलता, पर उसके पहले ही आनवी उसके बाल नोचते हुए बोली, अंडरस्कोप सौतन चुप, बिल्कुल चुप। सुरभि दर्द से चीखने लगी क्योंकि आनवी बहुत जोर से उसके बाल को नोच रही थी। विध्वंस एकदम से आनवी को सुरभि से अलग करते हुए आनवी को धमकी देकर बोला, अंडरस्कोप बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। आज जो यहाँ किया है ना, उसका बदला मैं तुमसे रूम में चल कर लूंगा। उसकी गुस्से भरी नजरों से आज आनवी नहीं डरी, क्योंकि नशे में वो सब भूल चुकी थी। वो एकदम से युग की तरफ देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर बोली, अंडरस्कोप युग मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं ना। तुमने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और कहा था तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलोगे। मुझे ले चलो, मुझे तुमसे शादी करनी है। युग चलो शादी करते हैं। युग के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो देखता है कि विध्वंस उसे शैतानी नजरों से देख रहा है, तो युग हकलाते हुए बोला, अंडरस्कोप नहीं नहीं विध्वंस, मेरा विश्वास करो, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। पर आनवी गुस्से में बोली, अंडरस्कोप झूठ क्यों बोलते हो, इस आदमी से मत डरो। तुमने कहा था तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। चलो हम साथ रहेंगे, फिर फ्यूचर में हमारे छोटे छोटे बेबीज भी होंगे। अब विध्वंस इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो विनाशक को घूरते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्कोप इस युग की अच्छे से खातिरदारी करो। मेरे साथ रहकर मेरे ही पीठ पीछे धोखा कर रहा है ये। फिर वो आनवी से बोला, अंडरस्कोप बच्चा चाहिए ना तो चलो आज रात मैं तुम्हें बच्चा देता हूँ। वो जबरदस्ती आनवी को ले जा रहा था, पर आनवी उसके पीठ पर मारे जा रही थी और उसके कंधे पर अपने दांतों से काट रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं। आर्या विध्वंस को रोकने के लिए आगे बढ़ी ही थी, मगर विनाशक उसे कसके थाम लेता है। आर्या कुछ करती उससे पहले विनाशक उसकी कमर में अपने हाथों को डालते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्कोप अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे रूम में हमारी सुहागरात मन रही होगी, वो भी बिना शादी के। आर्या बहुत स्ट्रांग थी, मगर विनाशक की दी गई धमकी से वो डर गई थी। विनाशक ने जोर से उसकी कमर पर चिकोटी काटी, आर्या की सिसकी निकल गई। आह! वही विध्वंस गुस्से में आनवी को लेकर रूम में आ जाता है। वो जैसे ही आनवी को गुस्से में बेड में पटकता है तो आनवी को उल्टी जैसा फील होने लगा। वो उठकर बैठ गई। विध्वंस जैसे ही उसके ऊपर आने को हुआ तभी आनवी विध्वंस के शेरवानी पर ही वॉमिटिंग कर देती है। विध्वंस इतना गुस्से में था कि अब उसके हाथ, माथे और गले के नशे भी साफ नजर आने लगी थी। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। उसने जब अपने सर नीचे झुकाकर अपने कपड़ों को देखा तो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि आनवी ने उसके पूरे कपड़े को वॉमिटिंग करके गंदा कर दिया था। विध्वंस को अब बहुत ही ज्यादा इरिटेशन और अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पहली बार ऐसी सिचुएशन में फंसा था। विध्वंस गुस्से में चिल्लाया, अंडरस्कोप बाबी डॉल, ये तुमने क्या किया? तुम्हें अंदाजा भी है इसके लिए मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, क्योंकि ऐसी हरकत आज तक कभी किसी ने नहीं की। आनवी का सर अभी भी घूम रहा था। उसे बस इतना पता था उसके सामने खड़ा इंसान उस पर चिल्ला रहा है, लेकिन क्या चिल्ला रहा है उसे अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था। आनवी को अपने गले में तेज दर्द हुआ, मगर उसे और भी ज्यादा वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा। विध्वंस आनवी के कंधों को जोर से पकड़ने वाला था, मगर एक बार फिर से आनवी उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है। अब की विध्वंस एकदम से पीछे चला गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके कपड़े और भी ज्यादा गंदे हो गए। पर आनवी को तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसने रिलैक्स होते हुए कहा, अंडरस्कोप हो गया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर विध्वंस चिढ़ते हुए बोला, अंडरस्कोप ओह, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर वॉमिटिंग करके? आनवी को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो जैसे ही विध्वंस के चिल्लाने की आवाज सुनती है, वो इरिटेट होकर कहती है, अंडरस्कोप क्यों हर वक्त आइटम बम की तरह फटा करते हैं? उसने कह तो दिया था, मगर जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने गुस्से में विध्वंस को देखा, वो डर के मारे कांप गई। पर जब उसने विध्वंस गंदे कपड़ों को देखा तो अजीब सा मुंह बना लिया। विध्वंस के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो जबरदस्ती आनवी को घसीटते हुए वॉशरूम में ले गया और खुद के शेरवानी को किसी तरह उतर कर फेंकते हुए शावर के नीचे खड़ा हो गया। पर अभी भी उसका चेहरा गुस्से में लाल था। वो आनवी को मुंह धुलने के बाद वहीं पर खड़ा देखकर विध्वंस जोर से चीखा, अंडरस्कोप मुझे नहलाओ। ये सुनकर आनवी शॉक होते हुए नशीली आवाज में बोली, अंडरस्कोप क्या मैं नहलाऊं? मैं
वो डर रही थी विध्वंस के इतना गुस्सा करने से वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। ये देखकर विध्वंस ने एकदम से उसे शावर के नीचे खड़ा करके उसके गालों को जोर से दबाते हुए बोला, अंडरस्को, हाँ तुमने मुझे गंदा किया है तो साफ भी तो तुम ही करोगी ना, अब जल्दी से मुझे साफ करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जल्दी करो। इतना कहते ही वो उसे कलाई को पकड़कर मरोड़ के उसके पीठ से लगा देता है। आनवी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बोली, अंडरस्को, मुझे दर्द हो रहा, छोड़िए मेरे हाथ को और मैं क्यों नहलाओ, आप अपनी बीवी से कहिए जाकर। उसके यूं जवाब देने से विध्वंस दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, क्यों बाबी डॉल, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। इतना कहते हैं वो आनवी की जीभ को बहुत ही जोर से पकड़ लेता है। बेचारी आनवी को इतना दर्द हो रहा था, वो बोल भी नहीं पा रही थी। विध्वंस में रहने से सवाल करता है, अंडरस्को, मेरी बात मानोगी या नहीं, बोलो। वो वक्त के साथ साथ अपनी पकड़ उसकी जीभ पर कस रहा था। आनवी से जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो रोते हुए अपने सर हाँ में हिला देती है, पर वो अभी भी नशे में थी। विध्वंस अपनी जगह पर खड़ा हो गया, उसके पूरे बाल भीगते हुए उसके चेहरे पर चिपक गए थे। शेरवानी उतरने के बाद उसका गठीला बदन साफ नजर आ रहा था। आनवी नशे में होने के कारण जैसे ही विध्वंस पर अपना हाथ रखती है, वो लखा कर गिर जाती है। गिरते ही उसके हाथ में चोट लग गई और वो रोने लगी। ये देखकर विध्वंस उसे गुस्से में उठता है और उसके कंधे को जोर से दबाते हुए पूछता है, अंडरस्को, क्या तुम्हें कुछ आता भी है, रोने और गिरने के अलावा। आनवी को जोर से हाथ में लग गई थी, इसलिए वो बहुत ही जोर से रो रही थी और नशे में होने के कारण तो और ही जोर से। विध्वंस काफी इरिटेट हो चुका था। वो गुस्से में उसके गालों को पकड़ता है और उसे एकदम से किस कर लेता है, जिस कारण आनवी की आवाज उसके मुंह में ही रह गई। आनवी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने महसूस किया विध्वंस के हाथ तो उसकी बॉडी पर चल रहे थे, यहां तक कि उसके कपड़ों को खोल रहे थे, तो वो झटपटाने लगी। उसे पढ़कर उसे अपनी टेबल नजर से देखा है, फिर भी रहने से उसके सभी कपड़ों को उतारकर उसे दीवार से सटा देता है। आनवी रोते हुए उसे रोक रही थी, मगर विध्वंस पर तो शैतान सवार था, क्योंकि आज आनवी जिस तरीके से युग के साथ चिपक चिपक कर नाच रही थी, विध्वंस को गुस्सा दिला रहा था। उसके सीने में लगी आग बुझी नहीं रही थी। विध्वंस आनवी के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरे को घूर कर गुस्से में पहुंचता है, अंडरस्को, तुम उस युग के साथ चिपक चिपक कर क्यों नाच रही थी, क्या वो तुम्हें पसंद है, जवाब दो। आनवी उसके हाथ को पकड़ रोकती और रोते हुए कहती, अंडरस्को, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा। विध्वंस भी उस पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में पूछता है, अंडरस्को, सवाल का जवाब दो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। आनवी दर्द के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसके इस तरह रोने से विध्वंस अब इरिटेट हो रहा था। वो दोबारा उसके होठों को अपने होठों को कब्जे में ले लेता है, मगर वो इस बार किस नहीं बल्कि बाइट कर रहा था। आनवी नशे के कारण और कुछ ज्यादा रोने के कारण बेहोश हो जाती है। ये देखकर विध्वंस को और गुस्सा आया। कुछ देर बाद अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर आनवी को ऐसे ही ले जाकर बेड पर लेट देता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ देर तक वो सिगरेट जलाकर उसके कश लेता है, मगर फिर उसके आंखों के सामने वही मंजर घूमने लगता है, जब आनवी युग के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। उसने एक जोरदार पंच दीवार पर मार के दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, बाबी डॉल, तुमने अच्छा नहीं किया। वो गुस्से में कांप रहा था, फिर तिरछा मुस्कुराने लगा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। उसने देखा आनवी बेड पर लेटी हुई थी, पर वो गीले कपड़ों की थी। विध्वंस तिरछा मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसके चेहरे को सहलाते हुए जहरीली मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, आज के लिए बहुत पछताओगी तुम। इतना कहते ही वो आनवी को अपने ऊपर लेटाकर लेट गया और रूम की लाइट को बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मैडम सूर्यवंशी ने सभी मेहमानों को वहां से जाने के लिए कह दिया था। अब सभी लोग ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर वो थी कौन। पर कुछ लोग हंस भी रहे थे मैडम सूर्यवंशी की हालत पर। सभी के जाने के बाद मैडम सूर्यवंशी वही रखे चेयर पर बैठते हुए अपने सर पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, हमने हमारी इज्जत को बहुत अच्छे से बरकरार रखा था, मगर उस लड़की ने आज सब कुछ नीलाम कर दिया। उसने हमारी बरसों की बनाई रेपुटेशन को भी मिट्टी में मिला दिया। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। माधवी जी भी आग में घी का काम करते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, मासा आप बिल्कुल सही कह रही हो। उस लड़की को सबक सिखाने की जरूरत है। माधुरी जी को भी अपनी कमर और शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि आनवी ने नशे में उन्हें जमीन पर गिराया था। यहां तक कि सुरभि को भी। वो तो अलग ही प्लान बना रही थी आनवी को सबक सिखाने के लिए। फिर सभी वहां से चले गए गुस्से में। अब केवल वहां पर युग, विनाशक और आर्या ही बचे थे। विनाशक को पता था आर्या ने ही वेटर को आनवी को ड्रिंक देने के लिए कहा था। वो गुस्से में उसकी कलाई को पकड़ता है और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर अपने रूम में चला गया। आर्या चलते हुए उसे खुद से दूर करके बोली, अंडरस्को, ओ मिस्टर, तुम खुद को समझ सकते क्या हो, जब देखो मेरे हाथ को पकड़ लेते हो। मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूं, समझे। विनाशक उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को, आज जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारे कारण हुआ।
इसके सजा तो तुम्हें मिलने चाहिए ना। आर्या डेविल स्माइल करके बोली तो मिस्टर जल्लाद और विनाशक मुझे क्या सजा देंगे? और मैं तुम्हारे इन धमकियों से डरते नहीं हूँ। इतना कहते ही वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, मगर विनाशक उसकी कलाई को मरोड़कर उसके पीठ से लगा देता है। आर्या की पीठ इस वक्त विनाशक के सीने से लगी हुई थी। वही विनाशक का दूसरा हाथ आर्या के पेट को दबा रहा था, जिस कारण आर्या घबरा गई। उसने घबराता हुए मन में कहा नहीं, अगर उसने ज्यादा तेज मेरे पेट को प्रेस किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से मैं ज्यादा वक्त इसके आसपास नहीं रह सकती। अगर इसे पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूं तो पता नहीं क्या होगा। मुझे जल्द से जल्द अपना एबॉर्शन करना होगा। भूलो मत आर्या, ये बच्चा इस हैवान का है, जिससे तुम्हें कोई लगाव नहीं होना चाहिए। इतना कहते ही वो कस के अपने मुट्ठी बंद कर लेती है, क्योंकि भले ही वो ऊपर से रिएक्ट करती हो कि उसे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, पर अंदर से उसे बहुत दर्द होता था जब भी वो अबॉर्शन के बारे में सोचती थी। विनाशक उसे बेड की तरफ ले जाने लगा तो आर्या उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उंगली दिखाते हुए कहती है यू रेपिस्ट, क्या कल रात को मेरे साथ सोकर पता नहीं चला तुम्हारे अंदर फीलिंग है या नहीं, जो तुम फिर से मेरे साथ वही सब करने वाले हो। इस थप्पड़ से विनाशक का चेहरा एक तरफ झुक गया था। उसने अपने लाल आंखों से आर्या को देखते हुए कहा मैं बस कल तुम्हारे बगल में सोया था, अब जब तुमने मुझे रेपिस्ट कह ही दिया है तो मैं अब तुम्हारे साथ वही करूंगा। और सही कहा, कल रात को मैं कंफ्यूज हो गया था तुम्हारे साथ सोकर मुझे फीलिंग आई है या नहीं, इसलिए आज अच्छे से सब फील करूंगा। वो जब उसे बेड पर धक्का देने वाला था, मगर आर्या अपनी जगह से हट गई और भागने लगी। मगर विनाशक उसे अपनी बाहों में भरते हुए राक्षसों की तरह हंसकर बोला जाओगी कहां तुम? आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, यू लिटिल फिश। जितना तड़पना है, क्योंकि कल तुम दोनों को और भी ज्यादा तड़पना है। ये सुनकर आर्या शॉक हो गई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था विनाशक के कहने का मतलब। वही विनाशक उसे शॉक देखकर डबल स्माइल कर रहा था। फिर आर्या वॉशरूम के अंदर चली गई। अगली सुबह आनवी सुबह जब उठी तब उसे अपने सर में बहुत दर्द हुआ। सर को पकड़ते हुए उठकर बैठ गई, पर उसे अपने हाथों में भी दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी उसका ध्यान खुद पर गया तो चौंकते हुए बोली मेरे कपड़े। इतना कहते ही वो खुद को चादर से ढक लेती है। तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ। विध्वंस अपने बालों को पोंछते हुए बाहर निकाला और आनवी को देखते हुए इविल स्माइल करके बोला बाबी डॉल, तुम्हें रात में नींद तो अच्छी आई थी ना, चलो तैयार हो जाओ, बाहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आनवी इतने गुस्से में थी कि उसने ध्यान नहीं दिया चादर नीचे हो गया तो विध्वंस उसके सीने को घूरने लगा। आनवी जब लगातार उसे खुद की तरफ देखा पाती है तो डर और घबराहट से पूछती है क्या देख रहे हैं आप? विध्वंस इविल स्माइल करके बोला अपनी प्रॉपर्टी। आनवी ना समझी में खुद को देखती है तो शर्म आ जाती है। वो जल्दी से खुद को चादर से ढकते हुए गुस्से में बोली इतनी गंदी नजर है आपकी, शर्म नहीं आती? विध्वंस डबल स्माइल करके जवाब देता है मैंने ये सब कितनी बार देखा है, तो इसमें कैसी शर्म? आनवी डर और गुस्से में से पानी पानी हो रही थी। वही आर्या खुद से बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मुझे डॉक्टर से बात करके अबॉर्शन की बात करनी ही होगी। वैसे भी उन्होंने मुझसे कहा था अस्पताल आने के लिए, पर मैं कैसे जाऊं? इतना कहते ही आर्या जैसे नीचे आती है, अचानक उसके दर्द से चीख निकल जाती है। उसने जब जमीन पर देखा तो चौंक गई। हर तरफ कांच बिखरे हुए थे और उसने कांच पर रख दिया था। आर्या जैसे ही हटने को हुई तभी एक गुस्सैल आवाज उसके कान में पड़ी खबरदार, अगर अपनी जगह से हटी तो। आर्या के पैर से कांच घुसने के कारण है लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर वो अपने दर्द को सहते हुए सामने देखती है तो चौंक जाती है। सामने विनाशक किसी शैतान के राजा की तरह खड़ा था। आर्या गुस्से में बोली तुम घटिया इंसान। तभी आनवी और विध्वंस भी आ गए। आर्या आनवी को देखते ही कुछ बोलने वाली थी, मगर उससे पहले ही आनवी जल्दी से उसके पास आ जाती है। पर उसके भी पैर जैसे ही कांच पर पड़े वो चीख उठी। आर्या जल्दी से उसे पकड़ लेती और घबराते हुए पूछती है आनवी, तुम ठीक तो हो ना, पीछे जाओ जल्दी। लेकिन विध्वंस झट से आनवी के हाथ को पकड़कर हो रोकते हुए आर्या से बोला वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा वो पीछे जाएगी या और कांच पर चलेगी। आर्या और आनवी के पैरों दर्द जमीन खिसक गई। उन्होंने सामने देखा तो दरवाजे तक पूरा कांच बिखरा हुआ था। आर्या गुस्से में बोली ये क्या बदतमीजी है? विनाशक हंसते हुए जवाब देता है बदतमीजी नहीं है डार्लिंग, यही तो सरप्राइज है। आनवी और आर्या दोनों शौक थी। वही मैडम सूर्यवंशी, माधवी जी और सुरभि तीनों ही उसे वक्त वहां पर आ जाती है और ये सब देखकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आर्या और आनवी की हालत देखकर मैडम सूर्यवंशी, माधवी और सुरभि को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था।
सुरभि खुश होकर माधवी जी से बोली आंटी मुझे लगता है विध्वंस मुझे बहुत प्यार करता है और वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि कल इस लड़की ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई थी। शायद विध्वंस सच में मुझसे प्यार करने लगा है, वरना वो ऐसा क्यों करता। जरूर ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा होगा। सुरभि की बात सुनकर माधवी जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जवाब देती हैं सही कहा तुमने, कल तक वंश इस लड़की का रक्षक बना घूम रहा था और अब खुद ही उसका भक्षक बन चुका है। हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। वो दोनों आपस में ही खुसुर पुसुर कर रही थी और खुश हो रही थी। पर मैडम सूर्यवंशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैडम सूर्यवंशी के अंदर बचपन से चालाकी भरी थी। वो पहले घूरकर आर्या और आनवी को देखती हैं, फिर विनाशक और विध्वंस को। उन्होंने स्माइल करते हुए मन में कहा विध्वंस सूर्यवंशी जो जोधपुर का हुकुमसा है, जिसने इस लड़की के लिए मुझसे लड़ाई की, वो अचानक से इतना बदल कैसे गया। कुछ तो गड़बड़ है जिसका पता मैं लगा के रहूंगी। इतना कहते ही वो सीढ़ियों से होते हुए किनारे से निकलकर विध्वंस के पास जाकर खड़ी हो गई। विध्वंस और विनाशक की नजरें तो सिर्फ आनवी और आर्या पर थी। आर्या विध्वंस के गुस्से को इग्नोर करके आनवी को सीढ़ियों पर खड़ा कर देती है। उसने जैसे ही झुककर आनवी के पैर से कांच के टुकड़े को निकाला, आनवी दर्द से तड़प उठी। आह हे! आनवी ने कस के अपने कपड़े को पकड़ लिया था। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। अब उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए रोते हुए सीट के ऊपर बैठ गई। आर्या अपने पैरों के दर्द को इग्नोर करते हुए जल्दी से आनवी को गले लगाकर उसे शांत करते हुए बोली आनवी शांत हो जाओ। आनवी, अब मैं इन लोगों को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बस कुछ देर की बात है, उसके बाद हम यहाँ से आजाद रहेंगे। फिर ना तो हमारी जिंदगी में कोई नीली आंखों वाला राक्षस रहेगा और ना उसका कोई चमचा। आनवी शांत हो जाओ। आर्या उसकी ऐसी हालत देखकर खुद रोने लगती है। वो स्ट्रांग थी पर आनवी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसे बचपन से पाला पहुंच गया था, उस हिसाब से बस एक डरपोक, क्यूट और इनोसेंट लड़की थी। उसमें ना तो चालाकी थी और नहीं दर्द सहने की ताकत। आनवी बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना देखकर पत्थर से पत्थर दूर पिघल जाए, मगर माधवी जी, सुरभि और मैडम सूर्यवंशी तो पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं विध्वंस और विनाशक कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था दोनों खुद को कंट्रोल कर रहे हो। आर्या ने जब देखा आनवी साथ नहीं हो रही, तो गुस्से में अपने लाल आंखों से विध्वंस की तरफ देखते हुए बोली मिल गया तुम्हें चैन। यही तो तुम चाहते थे ना, उसे धोखा देना चाहते थे। तो देखो दे दिया तुमने उसे। दर्द नहीं हो रही वो शांत, और ये सब किसके कारण हुआ? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम इंसान कहलन के लायक ही नहीं हो, तुम तो राक्षस से भी गैर गुजरे हो। क्योंकि एक राक्षस मासूम पर रहम खा जाता है, मगर तुम तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। मैडम सूर्यवंशी ने जब देखा आर्या किस तरीके से विध्वंस से बात कर रही, तो वो उसके पास जाकर जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर उठती है, उतने में ही आर्या खड़ी हुई और उसने मैडम सूर्यवंशी के हाथ को पकड़कर उन्हें जोर से धक्का दे दिया। मैडम सूर्यवंशी संभल नहीं पाए और वो सुरभि की तरफ गिर पड़ी। ठीक उसी वक्त सुरभि जो विध्वंस के करीब बढ़ रही थी, उसे भी एक जोरदार धक्का लगता है और वो कांच के ऊपर गिरने लगती है। मगर अचानक ही उसने विध्वंस के कोट को पकड़कर खुद को गिरने से बचा लिया। डर के कारण उसके माथे से पसीना निकलने लगा था। आर्या ने पलटकर विनाशक की तरफ देखा, जिसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और विध्वंस को सही बोल रहा था। सुरभि उसके कोट पर अपनी पकड़ कसते हुए एकदम से मुस्कुराकर बोली विध्वंस। पर अचानक ही उसका हाथ फिसल गया और वो फिर से गिरने लगी। उसकी सूरत और जीत हाल में घुसने लगी। माता पीछे डरकर चलाए सुरभि, मगर तभी विध्वंस के सुरभि की कलाई को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। सुरभि ने जैसा ही देखा, उसका डर एकदम से गायब हो गया। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो तिरछी नजर से रोती आनवी को देखकर जानबूझकर तेज आवाज में बोली क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। यही नहीं, तुम आनवी को इसलिए सजा दे रहे हो क्योंकि उसने कल रात को मुझे गिराया। आह हे! उसने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि उससे पहले ही विध्वंस ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी कलाई को भी छोड़ देता है। उसे कैसे करते ही सुरभि उन कांच के टुकड़ों पर गिर गई। वो कांच के टुकड़े जैसे ही उसके शरीर में घुसे, सुरभि की तो जान ही निकल गई। सभी शौक थे कि विध्वंस ऐसा कैसे कर सकता है। माधवी जी जल्दी से भागते हुए आए और सुरभि को उठाने की कोशिश करते हुए घबरा कर पूछती है सुरभि, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? सुरभि के हाथ और पैर में ज्यादा कांच चुभे थे और एक कांच उसके गाल पर भी था और उसका बाकी का चेहरा बच गया था। फिर भी जल्दी से खड़ी हुई और अपने दर्द को सहते हुए बोली विध्वंस, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे हाथ को क्यों छोड़ा? विध्वंस बड़े आराम से जवाब देता है ओह, तो क्या तुम्हारे हाथ को पकड़ कर रखना था? उसके जवाब को सुनकर सभी के चेहरे पर 12 बजे गए, पर वो हमेशा सबको इग्नोर करते हुए आनवी की तरफ बढ़कर अपनी कठोर आवाज में बोला बाबी डॉल, स्टैंड अप।
वो जैसे ही जानवी को छूता कि आर्या आगे आते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को अपने इस घटिया हाथ को ना जरा दूर ही रखो, क्योंकि अभी अभी उस गंदी लड़की ने तुम्हें छुआ है। मैं नहीं चाहती तुम मेरी जानवी को गंदा कर दो। ये सुन विध्वंस विनाशक से कहता है, अंडरस्को विनाशक तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा बोल रही। विनाशक जाकर आर्या की कलाई को पकड़ लेता है, मगर आर्या ठीक उसी वक्त अपने दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ विनाशक को मारते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को मैंने पहले भी कहा था मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना मिस्टर विनाशक। बहुत हो गई तुम दोनों की मनमानी, लेकिन आज मैं ये मनमानी चलने नहीं दूंगी। अगर मैंने भी तुम दोनों को जेल ना पहुंचाया तो मेरा नाम भी आर्या ठाकुर नहीं। ये सुनकर विनाशक और विध्वंस ठहाके मारकर हंसने लगे। विनाशक बड़े स्टाइल से अपने हाथों को बांधते हुए आर्या से पूछता है, अंडरस्को यू नो आर्या, हम कलयुग के रावण हैं और रक्षक भी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हमें हाथ लगा सके। तुम्हें कंप्लेंट करनी है ना, जाओ जहां मन हो वहां करो जाकर, क्योंकि तुम्हारे सामने वाला कोई नहीं। आर्या बड़े आराम से बोली, अंडरस्को शायद तुम भूल रहे हो, रावण को मारने के लिए राम भी जन्म लेते हैं। विध्वंस जानवी की कलाई को पकड़कर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अंडरस्को यहाँ के राम भी हम हैं, रावण भी हम, राक्षस भी हम हैं और भगवान भी। कहते ही वो आर्या को किसी साइको की तरह देखते हैं। वही जानवी विध्वंस के इस तरह पकड़ने से डर गई। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को छोड़िए मुझे, छोड़िए छोड़िए। वो लगातार अपने दोनों हाथों से विध्वंस के सीने पर मार रही थी। आर्या ये देखकर एकदम से जानवी को अपनी तरफ खींचकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को बस बहुत सह लिया हमने और बहुत कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। अब तुम दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। विनाशक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अंडरस्को तुम। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक सायरन की आवाज सभी के कानों में पड़ी। तो सभी पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर दरवाजे की तरफ। वही महल के बाहर 2 से 3 पुलिस की जीप आकर रुकी। एक इंस्पेक्टर 4 हवलदार के साथ विला के अंदर इंटर करता है। पहली बार पुलिस सूर्यवंशी विला आई थी। पुलिस वालों को देखते ही मैडम सूर्यवंशी, सुरभि, माधवी जी शॉक हो गई। जानवी कंफ्यूज थी, मगर आर्या के होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी। विनाशक और विध्वंस एक दूसरे को देखते हुए इंस्पेक्टर को देखते हैं। फिर विनाशक बड़े एटीट्यूड के साथ सवाल करता है, अंडरस्को इंस्पेक्टर लगता है आप अपना रास्ता भटक गए हैं। जो आपने सूर्यवंशी विला में कदम रखने की हिम्मत की। ये इंस्पेक्टर एरिया का नया इंस्पेक्टर था। आज तक इसने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए थे। उसे खासतौर पर इस एरिया में भेजा गया था। ये ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ही गुस्सा इंस्पेक्टर है, जिसकी उम्र लगभग 28 की होगी। इंस्पेक्टर एक्सप्रेशन लेस भाव से विध्वंस और विनाशक को घूरते हुए अपनी कठोर आवाज में बोला, अंडरस्को मिस्टर विनाशक एंड मिस्टर विध्वंस आपके खिलाफ मिस आर्या ने कंप्लेंट लिखवाई है। उनका कहना है कि आप दोनों ने उन्हें और उनके दोस्त को न सिर्फ टॉर्चर किया, बल्कि मिस्टर विनाशक ने मिस आर्या के साथ जबरदस्ती भी की, और जो अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इतना कहते ही इंस्पेक्टर उस बिखरे हुए कांच को देखा है, फिर आर्या और जानवी को जिनके पैर से खून निकल रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आंखों के इशारे से आर्या को शांत रहने के लिए कहा, फिर हवलदार को ऑर्डर दिया, अंडरस्को हथकड़ी पहनाओ दोनों को। इंस्पेक्टर के बोलते ही हवलदार विनाशक और विध्वंस की तरफ बढ़ने लगे। तभी विध्वंस दांत पीसकर बोला, अंडरस्को क्या तुम्हें पता भी है तुम किसे हथकड़ी पहनाने की बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर कुटिलता से मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को एक ऐसे इंसान को जो बहुत ही घटिया है, जिसने 2 मासूम को परेशान कर रखा है और उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है। विध्वंस एटीट्यूड से बोला, अंडरस्को वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ चाहे जो करूं। ये मेरी मर्जी है, किसी बाहर वाले का कोई अधिकार नहीं बीच में बोलने का। इंस्पेक्टर भी उसी एटीट्यूड से जवाब देता है, अंडरस्को और वो मेरी दोस्त है। उससे भी पहले मैं एक इंस्पेक्टर हूं और मेरा काम है लोगों को तुम जैसे राक्षसों से बचाना। लेकिन विध्वंस और विनाशक ने तो केवल मेरी दोस्त शब्द ही सुना था। विनाशक मुड़कर आर्या को देखा है, जो मुस्कुरा रही थी और अपनी चमकती हुई आंखों से इंस्पेक्टर को देख रही थी। तो वो गुस्से में लाल हो गया। इंस्पेक्टर देखता है कि हवलदार कैसे विध्वंस से डर रहे हैं, तो खुद ही हथकड़ी ले जाकर विध्वंस के हाथ में बांध देता है और विनाशक के भी। इंस्पेक्टर स्माइल करके बोला, अंडरस्को वेलकम मिस्टर विध्वंस और मिस्टर विनाशक, मेरे जेल में आपका स्वागत है। वैसे मैं काफी भाग्यशाली हूं जो मेरे हाथ पहले मुजरिम यानी आप दोनों लगे, जिससे हर कोई डरता है। मैडम सूर्यवंशी, सुरभि और माधवी जी शौक थी, क्योंकि इंस्पेक्टर विध्वंस और विनाशक को लेकर जा रहा था। तभी विध्वंस के कमांडोज एकदम से इंस्पेक्टर पर गन पॉइंट करने वाले थे, मगर विध्वंस उन्हें अपने हाथ के इशारे से रोक देता है। फिर तिरछा मुस्कुराते हुए जानवी की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को इश्क और जंग में सब जायज होता है, और आज किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की है। वक्त आने पर इसका जवाब भी मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ दूंगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मिसेज जानवी विध्वंस सूर्यवंशी निराश हो।
अब उनके दोस्त मुझे लेने आए हैं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि एक अच्छे पति होने के नाते मैं उसके लिए कुछ करूं। इतना कहते ही वो बड़ा ही स्टाइल में हीरो की तरह अपने बाल में हाथ फेरते हुए खुद जाकर जीप में बैठ गया। विनाशक अपनी जलती नजरों से आर्या को देखकर बोला, अंडरस्को, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसकी कीमत बहुत जल्द तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतना कहते ही वो भी जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर वहां से पुलिस स्टेशन निकल गए, पर उनके साथ आनवी और आर्या भी थी। विध्वंस और विनाशक को जेल में बंद करने के बाद इंस्पेक्टर आर्या और आनवी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने दोनों के पैर पर दवा लगा दी थी। आनवी बेड पर लेटी थी और आर्या बैठी थी। आर्या ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर को देखकर कहा, अंडरस्को, आर्यन, थैंक यू सो मच। मेरी मदद के लिए। मुझे लगा नहीं था तुम मेरी मदद करोगे। जब मैंने विनाशक के अनलॉक फोन को देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल तुम्हारा ही आया, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को, आर्या, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? भूल मत, हम बचपन के दोस्त हैं और मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इतना कहते ही आर्यन आर्या के कंधे पर अपनी पकड़ बहुत ही जोर से कस देता है। उसकी आंखों में एक अनजानी फीलिंग्स थी। उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था, क्योंकि उसको देखने का नजरिया ही बहुत अलग था। पर आर्या इस चीज से पूरी तरीके से अनजान थी। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, सिर्फ मेरे एक फोन कॉल पर तुम यहाँ आ गए। आर्यन हंसते भी बोला, अंडरस्को, और देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। इसी एरिया में मेरा ट्रांसफर हुआ है। अब अगर कोई तुम्हें परेशान करे, बस एक फोन कॉल कर देना। तुम्हारा यार थानेदार है, एक एक से निपट लेगा। इतना कहता वो दोनों हाई फाई देकर हंसने लगे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि उनका दोस्ती का रिश्ता कितना गहरा है। मगर शायद ये दोस्ती एक तरफा केवल आर्या की तरफ से ही थी, क्योंकि आर्यन को देखकर लग नहीं रहा था कि वो सिर्फ दोस्ती तक अपनी फीलिंग्स को सीमित रखता था। वही कोई उन तीनों को ही घूर रहा था। सिर्फ घूर ही नहीं रहा था, बल्कि फोटो भी खींच रहा था। फिर उस परछाई ने मुस्कुराते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, अंडरस्को, अब आएगा खेल में असली मजा। विध्वंस और विनाशक किसी हीरो की तरह बड़े ही स्टाइल से जेल के अंदर दीवार से टेक लगाकर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो मॉडल मॉडलिंग कर रहे हो। वहां मौजूद जितने भी फीमेल कांस्टेबल थी, उन सब की नजरें तो दोनों से हट ही नहीं रही थी, पर विनाशक और विध्वंस के नजरें तो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ थी। शायद उन्हें किसी के आने का इंतजार था। अगले ही पल विनाशक और विध्वंस के होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है। सामने से पुलिस स्टेशन के अंदर आर्यन के साथ आर्या और आनवी भी थी। आर्या और आनवी को चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके पैर में कांच लगा था। वो दोनों यहां न आती, पर फर दर्ज कराने के लिए दोनों को आना पड़ा। विध्वंस आनवी को एक टक ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। उसकी आंखों में उसकी जुनूनियत, उसकी पजेसिवनेस और आनवी को पाने की चाहत बढ़ती जा रही थी। विध्वंस खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर आनवी को देखकर अपने होठों पर अजीब तरह से जीभ फेरता है। आनवी अचानक के सामने की तरफ देखती है। उसने विध्वंस की इस हरकत को देखकर तो बुरी तरह डर गई। जब उसने देखा विध्वंस कैसे अपने होठों पर जीभ फेर रहा है, तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आनवी को पिछली बातें याद आती है, तो गुस्से और शर्माहट से अपने मन में बोली, अंडरस्को, ये नीली आंखों वाले शैतान हस्बैंड कितने ज्यादा शैतान है। ये सब के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल शेमलेस है ये। इतना कहते ही वो गुस्से में अपना मुंह बना देती है, पर गुस्से में आनवी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विध्वंस ये देखकर कस के अपने मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके माथे से पसीना उसके गालों पर आने लगा। उसने एकदम से बिना विनाशक को देखते हुए अपने डिजायर को कंट्रोल करके कहा, अंडरस्को, आई वॉन्ट टू किस बाबी डॉल, दैट टू राइट नाउ। विध्वंस ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, विनाशक एकदम से अपने पीछे खड़े 31 साल के आदमी को एक जोरदार पंच मारता है। उसका पंच इतना स्ट्रांग था कि वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो आदमी बुरी तरह दर्द से तड़प रहा था। उसकी चीख वहां गूंजने लगी। आर्यन ने जैसा ये देखा, वो गुस्से से भर गया। उसने हवलदार को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, लॉकअप खोलो जल्दी। ये सुनकर विध्वंस और विनाशक कुटिलता से मुस्कुराने लगे। आर्यन फिर गुस्से में लॉकअप के अंदर आता है। उसने विनाशक के कलर को पकड़कर दांत पीसकर कहा, अंडरस्को, बहुत गर्मी है तेरे अंदर, तेरी सारी गर्मी तो मैं निकलता हूं। इतना कहते ही वो विनाशक को मारने लगा। आर्यन का ध्यान विध्वंस की तरफ नहीं था, जो लॉकअप से निकालकर एकदम से आनवी को अपने कंधे पर उठाता है और वही बने केबिन के अंदर जाकर दरवाजे को एकदम से बंद कर देता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ भी रिएक्ट भी नहीं कर पाया। जब दरवाजा बंद होने की आवाज सभी के कानों में पड़ी, तब जाकर सभी को होश आया कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या है। आर्या एकदम से चौंकते हुए बोली, अंडरस्को, आनवी, आनवी। इतना कहते ही वो केबिन के दरवाजे को घबराहट से पीटने लगी। उसने घबराते हुए कहा, अंडरस्को, आनवी, आनवी, क्या तुम ठीक हो? आनवी, नीली आंखों वाले राक्षस, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खोलो दरवाजा।
वही आर्यन जो विनाशक को करने में बिजी था। उसने जैसे ही आर्या के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो एकदम से विनाशक को छोड़कर पीछे पलटता है। विध्वंस को लॉकअप के अंदर ना देखकर वो भी शॉक था। फिर उसने गुस्से में विनाशक के कॉलर को पकड़कर कहा, अंडरस्को, तो ये तुम दोनों का प्लान था। एक बात याद रखना, आर्यन शेखावत नाम है मेरा। अच्छे अच्छे को उनकी औकात दिखाई है। अगर मैंने भी तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाकर तुम्हें घुटनों पर न लाया तो मेरा नाम भी आर्यन शेखावत नहीं। विनाशक के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। वो एकदम से आर्यन का गला पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को, आइंदा से मेरे कॉलर को हाथ लगाने की हिम्मत ना करना, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं। और दूसरी बात, कोई मेरे प्रेसिडेंट के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले, मुझे पसंद नहीं। ये तुम्हारी खुशनसीब है कि इस वक्त हम जेल में हैं, वरना अब तक तुम्हारे इतने टुकड़े कर दिए होते कि कोई गिन भी ना पाता। इतना कहते ही वो आर्यन को जमीन पर गिरा देता है और उसे अपने लाल आंखों से देखने लगता है। आर्यन अपने गले को पकड़कर बहुत ही तेज तेज खांसने लगता है। उसकी आंखों से तो पानी आ गए थे। वो विनाशक को सबक सिखाना चाहता था, मगर आर्या की ऐसी आवाज सुनकर वो जल्दी से भागते हुए उसके पास गया। उसने आर्या को रिलैक्स करते हुए कहा, अंडरस्को, आर्या चिंता मत करो, हम इस दरवाजे को तोड़ देंगे। इतना कहते ही वो उस दरवाजे को तोड़ने लगा, मगर तभी विनाशक एकदम से आर्या को अपनी बाहों में भरते हुए आर्यन की गन लेकर उसके ऊपर तान देता है। ये देखकर आर्यन तो शॉक हो गया था। दूसरी तरफ रूम के अंदर आनवी झटपटाते हुए चिल्ला रही थी, छोड़िए मुझे, छोड़िए, आप मुझे इस तरह हाथ नहीं लगा सकते, छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए, ये क्या हरकत है। आनवी पूरी कोशिश कर रही थी विध्वंस को खुद से दूर करने की। वो दीवार से चिपकी हुई थी और एक टक सामने देख रही थी। विध्वंस आनवी के बेहद करीब जाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रख लेता है। वो आनवी की तरफ झुकते हुए उसके गाल को अपने होठों से सहलाता है। उसके हाथ धीरे धीरे आनवी के कमर पर चलने लगे, जिससे आनवी को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके शरीर में जैसे कट सा लगा था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट और व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। विध्वंस उसे घूरने के बाद आनवी के कमर पर अपनी पकड़ कस देता है, तो आनवी उससे एकदम से चिपक गई। अब दोनों के बीच हवा जाने तक की जगह नहीं थी। आनवी इस करीबी से घबराते हुए बोली, अंडरस्को, गंदेश शैतान का क्या कर रहे आप। विध्वंस को उसके मुंह से केवल शैतान हस्बैंड सुनना पसंद था, इसलिए वो आनवी के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसके होठों को अपने होठों से सहलाते हुए भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, कॉल मी डेविल हस्बैंड, नॉट गंदे हस्बैंड। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पर आनवी मुंह फेर लेती है। ये चीज विध्वंस को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। उसने आनवी के होठों को बेरहमी से काटते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को, कॉल मी डेविल हस्बैंड, अदरवाइज मैं यही सब कुछ करूंगा जो हम रूम में करते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विध्वंस खतरनाक तरीके से मुस्कुराया, पर उसके हाथ जैसे ही आनवी के सीने तक पहुंचे, वो डेविल स्माइल करके उसे जोर से प्रेस कर देता है। आनवी की पकड़ विध्वंस के कॉलर पर कस गई। उसकी मनमोहक और मदहोशी भरी आह सुनते ही विध्वंस एकदम से उसके लिप्स को अपने कब्जे में ले लेता है। वो विध्वंस को डिपली, इंटेंस और वाइल्ड किस कर रहा था। विध्वंस आनवी के लिप्स को अपने मुंह में भरकर सक करते हुए बुरी तरह बाइट करने लगा। उसके हाथ उसके टॉप के अंदर बुरी तरह रेंग रहे थे। आनवी इस किस को सह नहीं पा रही थी। वो विध्वंस को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर विध्वंस जोर से उसे बाइट करते हुए डेविल स्माइल करके उसे देखने लगा। आनवी बुरी तरह हाफ रही थी। वो गुस्से में कुछ कहती कि उससे पहले ही विध्वंस उसके टॉप को कंधे से नीचे करके वहां अपने दहकते होठ रख देता है। आनवी को उसके रफली बिहेवियर से दर्द हो रहा था। वो रोते हुए उसे खुद से दूर कर रही थी और साथ में दरवाजे की तरफ देखते हुए चिल्ला रही थी, ताकि आर्यन उसे बचा ले। विध्वंस उसके गर्दन पर अपनी निशानी देखकर सेटिस्फाई होते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, ये निशानी तुम्हें और बाकी लोगों को याद बताएगा कि तुम पर सिर्फ विध्वंस सूर्यवंशी उर्फ वीएस का हक है, बार्बी डोल। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी आंसू भरी आंखों से विध्वंस को देखते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, मुझ पर तो आप अपनी निशानी छोड़ रहे ताकि कोई मेरे करीब ना आए, पर आपका क्या, आप तो शादी कर रहे। अपने दिल में उठ रहे दर्द को आनवी और रोक नहीं पा रही थी और बिलक बिलक कर रोने लगी। बाहर विनाशक एक चेयर पर आराम से बैठा था और उसने आर्या को भी अपनी गोद में बैठाया हुआ था। उसकी पकड़ आर्या की कमर पर कसती जा रही थी। वो आर्या के टॉप के अंदर अपने एक हाथ को डालकर उसी कमर को सहलाता है। उसकी इस हरकत से आर्या अपनी जगह पर जम गई और उसे गुस्से में घूरने लगी। इस पर विनाशक उसे देखते हुए एक इविल स्माइल करता है और फिर बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में सवाल करता है, अंडरस्को, डू यू लाइक इट, मिस फायर। आर्या दांत पीस कर बोली, अंडरस्को, घटिया इंसान कहीं के, मुझे इस तरह छुओ मत, शर्म नहीं आ रही पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसी हरकतें करते हुए। विनाशक बेशर्मी से बोला, अंडरस्को, मैं तो पैदाइशी बेशर्म हूं, मिस फायर। वैसे मैंने काफी वक्त से तुम्हें किस नहीं किया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे अंदर फीलिंग्स आ रही है या नहीं।
चलो इसे ट्राई करते हैं। इतना कहते ही वो अपनी एक आंख मार देता है। आर्या तो उसकी बातों पर शौक थी। वो कुछ करती उससे पहले ही विनाशक उसके सर के पीछे अपने हाथ को ले जाता है और उसे एकदम से अपने गिरफ्तार में लेते हुए किस करना स्टार्ट कर देता है। आर्या की आंखें शौक से बड़ी हो गई। वो विनाशक को खुद से दूर करती उससे पहले ही विनाशक उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही कस के पकड़ लेता है। आर्यन आनवी को पूरी तरीके से भूल चुका था। वो जब विनाशक और आर्या को इतना करीब देखता है तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। उसके दिल में नफरत और दर्द ने जगह ले ली। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार आके रुकी। उसमें से सुरभि निकलकर अंदर जाने लगी। कैबिन के अंदर उसे रोते हुए देखकर विध्वंस और गुस्सा हो जाता है। उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, क्या तुम्हें रोने के अलावा कुछ और भी आता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी मुंह फुलाते हुए गुस्से में चिल्लाए, अंडरस्को, नहीं आता मुझे। हो। विध्वंस घूरते हुए बोला, अंडरस्को, मेरे सामने बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी अजीब सा मुंह बनाकर रोते हुए स्मर्क, अंडरस्को, फ्लश्ड पर मैं नहीं ज्यादा बोलती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विध्वंस एकदम से आनवी से दूर होकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडरस्को, ओ तुम बच्ची हो क्या, जो तुम्हारे मुंह में बुरी तरह सलाइवा फैला हुआ है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी, अंडरस्को, ये क्या होता है? विध्वंस खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और फिर बोला, अंडरस्को, रुको मैं इसे साफ करता हूँ, टेबल पर बैठकर अपना चेहरा मेरे पास लाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी बिना सोचे समझे टेबल पर बैठ गई। तो विध्वंस उसे अपनी बाहों में दबोचकर किस करने लगा। आनवी चौंक गई, फिर मन में रोते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे बेवकूफ बनाया, लाउडली क्राइंग। अचानक ही केबिन का दरवाजा खुला और विध्वंस आनवी को लेकर बाहर निकला। विध्वंस के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन। आनवी उसके पीछे पीछे अपना सिर झुकाकर चल रही थी। आनवी का मन कर रहा था कि वह कहीं भाग जाए और कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। उसने अपने होठों को दबाते हुए आसपास देखा तो सब मुंह खोले उसे ही देख रहे थे और कुछ चिढ़ाते हुए तो कुछ अजीब नजरों से। ये देखकर आनवी घबराते हुए विध्वंस के हाथ को कस के पकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त सुरभि पुलिस स्टेशन के अंदर आई। विध्वंस को देखते ही वह खुश हो गई, मगर जब उसने देखा विध्वंस के हाथ को आनवी पकड़कर खड़ी है तो उसका चेहरा नफरत और गुस्से से लाल हो गया। सुरभि एकदम से विध्वंस के हाथ से आनवी के हाथ को झटकते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विध्वंस का हाथ पकड़ने की? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा मन नहीं भरा मेरे विध्वंस को जेल पहुंचाकर, जो अब यहाँ पर अपनी मनहूस सी शक्ल लेकर खड़ी हो? विध्वंस सुरभि के शब्द सुनकर उसे अपनी जलती हुई निगाहों से देखने लगता है, पर वह बोला कुछ नहीं। आनवी अपना सर झुकाए खड़ी थी। डर से उसने कस के अपने टॉप को पकड़ा हुआ था। वह बोलना चाह रही थी मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सुरभि ने जब देखा आनवी कुछ नहीं बोल रही तो उसके होठों पर एक जंग जीत लेने वाली मुस्कान आ गई। उसने बड़े ही घमंड से आनवी को नीचा दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो तो कितनी मासूम बन रही है, पर है एक नंबर की शातिर लड़की, जिसे लड़कों को फंसाना बहुत अच्छे से आता है। आर्या, जिसे विनाशक ने अपनी गोद में बैठा कर कस के पकड़ा हुआ था, वह भड़क गई। वह जैसे ही उठने को हुई, विनाशक उस पर अपनी पकड़ कसते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, मिस फायर, क्यों हर वक्त जलती रहती हो? कभी कभी शांत रहना भी जरूरी होता है। आर्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, शांत रहना, माय फुट, अगर मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। इतना कहते ही वह विनाशक की पकड़ से खुद को आजाद करती है। वह कुछ करती उससे पहले ही आर्यन सुरभि को आनवी से दूर करते हुए गुस्से में कहता है, अंडरस्को, आवाज नीचे रखो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी तक आनवी का इस घटिया लड़के से डाइवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए लिली वह भी उसकी वाइफ है और तुम तीसरी लड़की। उस हिसाब से तुम बीच में आए हो। खुद के लिए तीसरा शब्द सुनकर सुरभि अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, पर अचानक ही ठहाका मारकर हंसते हुए बोली, अंडरस्को, आनवी, तुम तो बहुत आगे निकल गई, इस पुलिस वाले को भी सेड्यूस कर लिया। तुम कितनी माहिर हो ना। वैसे कितनी रातें बताई इसके साथ? मुझे तो लगता है तुम्हें नए नए मर्दों के साथ सोना बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है। कैसा रहेगा, तुम्हें 2 घंटे पर मैं कस्टमर ला कर दूं। वह सब तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे और तुम देखते ही देखते अमीर। आह। वह अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी कि उसकी दर्द भरी चीख पूरे पुलिस स्टेशन में गूंज उठी। आह। उसकी दर्द भारी चीख सुनकर सभी चौंक गए थे। आर्या, जो आनवी की तरफ बढ़ रही थी, उसके कदम भी अपनी जगह पर रुक गए। उसकी तो आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। आर्यन भी शौक था। वह अपनी नजर झुकाकर जमीन में पड़ी सुरभि को देख कर रहा था, जो अपने गाल पर हाथ रखकर दर्द से तड़प रही थी। आनवी तो कस के विध्वंस को पकड़कर उसके पीछे छुप गई। उसका पूरा शरीर का कांपने लगा था इस जोरदार की आवाज को सुनकर। उस थप्पड़ की आवाज थी
जो विध्वंस ने बड़ी बेरहमी से सुरभि के गालों पर मारा था। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। विध्वंस की आंखें गुस्से में लाल थी। वह किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसका ऑरा और भी ज्यादा डरावना हो गया। विध्वंस अपना एक कदम सुरभि की तरफ बढ़ाता है तो सुरभि डरते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके तो होठों से भी खून बह रहा था। उसके एक गाल पर घाव था क्योंकि उसमें कांच घुस गया था और वहीं पर विध्वंस ने थप्पड़ मारा था जो और भी ज्यादा दर्दनाक था। सुरभि अपने गालों पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, अंडरस्को, विध्वंस तुमने मुझे क्यों थप्पड़ मारा? तुमने इस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। विध्वंस, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जरूर इस मनहुष आनवी ने तुम्हें सिड्यूस किया होगा, तुम्हें अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया होगा। पर विध्वंस, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ जो यह नहीं दे सकती। उसने जैसे ही यह कहा, उसकी दर्द भरी चीख एक बार फिर से वहां गुंजने लगी क्योंकि विध्वंस ने अपने चमड़े के बुट को सुरभि के दूसरे हाथ पैर रखकर बेरहमी से मसल दिया। सुरभि को दर्द से तड़पते देखकर विध्वंस को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, पर उसके चेहरे पर पछतावा बिल्कुल नहीं था। जितना मजा विध्वंस को आ रहा था उसे कहीं ज्यादा मजा ये सब देखने में विनाशक को आ रहा था। आर्या, आनवी और आर्यन तो अभी भी सदमे में थे। आर्या जल्दी से अपनी आंखों को मसलती है। फिर उसने मन में कहा, अंडरस्को, क्या इस शैतान ने इस डायन को थप्पड़ मारा? हे भगवान, कहीं मेरी आंखें तो नहीं खराब हो गई। ये सच ही तो है ना? सुरभि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी विध्वंस से, क्योंकि उसने सुना था विध्वंस बहुत ही हैवान है। वह लड़का या लड़की नहीं देखता बल्कि सीधा क्रुएलिटी करता है। सुरभि डरते हुए विध्वंस से बोली, अंडरस्को, विध्वंस तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। विध्वंस बेहद गुस्से और इरिटेशन से चिल्लाया, अंडरस्को, शट अप। अगर एक बार और तुम्हारी गंदी जुबान से मैंने अपना नाम सुना तो तुम्हारी जुबान काटने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहते ही विध्वंस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसके बाद सुरभि के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए दांत पीसकर आगे बोला, अंडरस्को, अभी अभी क्या कहा था तुमने? तुम विध्वंस सूर्यवंशी की बीवी के लिए नए नए मर्द लेकर आओगी ताकि वह उनके साथ सो सके। कान खोलकर सुन लो, उसके लिए केवल विध्वंस सूर्यवंशी ही काफी है। पर मुझे लगता है तुम्हारी डिमांड्स बहुत ही ज्यादा और हाई है। इतना कहते ही विध्वंस एक झटके से सुरभि के बालों को छोड़ देता है। फिर अपने हाथ को रुमाल से ऐसे पोंछने लगा जैसे किसी गंदी चीज को छू ली हो। वह एक कदम पीछे होता है तो विनाशक अपनी जगह से खड़ा हो गया। वह विध्वंस के थोड़ा पास खड़े होकर अपनी जेब में हाथ डालते हुए कोल्ड वॉयस में सुरभि से बोला, अंडरस्को, जिसकी डिमांड्स काफी ज्यादा होती है उन्हें केवल एक ही जगह सूट करती है और वह है रेड लाइट एरिया। क्यों सुरभि, सही कहा ना मैंने? रेड लाइट एरिया के बारे में सुनते ही सुरभि के रोंगटे खड़े हो गए। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि वह क्यों यहाँ आई। सुरभि डरते हुए मन में बोली, अंडरस्को, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा था अगर मैं यहाँ आऊंगी तो विध्वंस खुश हो जाएगा और मुझसे प्यार करने लगेगा, लेकिन ये तो मुझे रेड लाइट एरिया में भेजने की तैयारी कर रहा है। मैं वहां कभी नहीं जा सकती। सुरभि का डर के बुरा हाल हो रहा था। वह किसी तरह खड़ी होती है और अपने हाथ को सहलाते हुए डर कर बोली, अंडरस्को, विध्वंस, जरूर इस लड़की ने तुम पर जादू किया है, वरना तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं करते। इसने तुम्हें काबू में कर लिया है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। सोचो, अगर दुनिया वालों को पता चलेगा कि तुमने अपनी होने वाली बीवी को रेड लाइट एरिया में भेज दिया है तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते विध्वंस। इस बार एक थप्पड़ विनाशक सुरभि के गालों पर मरता है। फिर उसके जबड़े को कसते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? प्रेसिडेंट ने कहा वह तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुनना चाहते, तो क्यों बार बार उनका नाम ले रही हो? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जुबान को काट दूं? और इसे धमकी मत समझना, क्योंकि मैं यानी विनाशक ये करने की हिम्मत रखता है। सुरभि लड़खड़ाते हुए उसकी पकड़ से आजाद हो गई। उसे यहां से जाना ही सही लगा। वह सभी को देखती है और उल्टे पांव वहां से भाग जाती है। विध्वंस डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, विध्वंस सूर्यवंशी की हिट लिस्ट में अगर कोई आ जाता है तो वह इतनी आसानी से बचता नहीं है। नादान लड़की उर्फ जासूस। विध्वंस तिरछा मुस्कुराने लगा। विध्वंस वैसे ही आनवी को देखता है तो आनवी को लगा विध्वंस उसे थप्पड़ मारेगा, इसलिए वो जल्दी से पीछे होते हुए घबरा कर बोली, अंडरस्को, मैंने कुछ नहीं किया। विध्वंस उसे घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, बार्बी डॉल, सारी फसाद की जड़ तो तुम ही हो, फिर भी कह रही हो तुमने कुछ भी नहीं किया। विध्वंस उसकी तरफ बढ़ता है मगर आर्यन एकदम से उसे रोककर कठोर आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम दोनों ने आज जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। कुछ देर बाद विध्वंस और विनाशक लॉकअप के अंदर बड़े ही स्टाइल से ऐसे बैठे थे जैसे यह उनका राजा महाराजा वाला कोई सिंहासन हो।
पर वह दोनों अभी भी शरारती नजरों से आर्या और आनवी को छेड़ रहे थे। दर्ज करने के बाद आर्यन ने आज हाफ डे ले लिया था ताकि वह आर्या के साथ टाइम स्पेंड कर सके, मगर आर्या उसे मना करके आनवी के साथ चली गई। विध्वंस काफी गौर से आर्यन के बर्ताव को नोटिस कर रहा था। उसने विनाशक को बिना देखे ही डेविल स्माइल करके कहा, अंडस्को, लगता है तुम्हारा सौतन आया है। विनाशक बहुत ही गुस्से में बोला, अंडस्को, और इस सौतन को कैसे उखाड़ कर फेंकना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। आखिर सिखाया भी तो आपने ही है। दोनों ही खतरनाक तरीके से मुस्कुराए और कुछ सोचने लगे। सुरभि सूर्यवंशी विला नहीं गई थी। वह सीधा एक बार के प्राइवेट रूम में गई, जहां पर एक शख्स उसकी तरफ पीट करके बैठा था। सुरभि उसके पास जाते ही उसे पीछे से गले लगा लेती है। फिर रोते हुए बोली, अंडस्को, हनी, उसने मुझे मारा। वह विध्वंस खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है मैं उससे प्यार करती हूँ? मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। तुम्हें पता है, उसने आज मुझे थप्पड़ मारा। मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो उस आनवी को मारूंगी, और वो विध्वंस मुझे रेड लाइट एरिया में भेजना चाहता था ना, मैं उस आनवी और आर्या को भेजूंगी अब। सुरभि के चेहरे पर नफरत झलक रही थी। तभी वह आदमी पलटा और गुस्से में सुरभि को बेड पर फेंकते हुए उसका के गले को पकड़कर बोला, अंडस्को, तुम मेरे प्लान को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। सालों से मैं सूर्यवंशी को बर्बाद करना चाहता हूँ। वह विध्वंस सालों पहले मर गया था, पर फिर जिंदा होकर आ गया। इस बार मैं उसे आसानी से नहीं मारना चाहता, बल्कि तड़पा के मारना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें सूर्यवंशी खानदान में भेजा है। इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो, वरना अगर मेरा प्लान बर्बाद हुआ तो तुम्हें बेरहम मौत दूंगा मैं। इतना कहते ही वह सुरभि के कपड़े को फाड़ देता है, फिर उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगा। सुरभि को उसकी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो उल्टा मुस्कुराते हुए उस आदमी के शर्ट के बटन खोलने लगी। कुछ देर बाद दोनों कहीं कपड़े जमीन पर पड़े थे और दोनों अपने में ही खोए हुए थे। सुरभि उस आदमी के रफली इंटीमेट होने से आहे भर रही थी। वो मदहोश होते हुए बोली, अंडस्को, आह हनी, मुझे तुम रफली बहुत पसंद हो, पर मुझे और वाइल्डनेस चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुरभि के नाखून निशान उस आदमी के पीठ पर साफ नजर आ रहे थे। उस आदमी ने सुरभि के गर्दन पर बाइट करके सर्द आवाज में कहा, अंडस्को, अगर मैंने तुम्हें जिंदा रखा है तो उसका ये भी कारण है कि तुम हमेशा मुझे खुश कर देती हो। तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं झेल पाता। वो दोनों अपने में ही बिजी हो गए। दोपहर के 4 बजे चुके थे। आर्या आनवी के साथ अस्पताल में मौजूद थी। वह उस डॉक्टर से मिलने आई थी जिससे वह पहले मिल चुकी थी। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर वह इस वक्त केबिन में बैठी हुई थी। उसके हाथ में फिर से उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। आनवी भी उसके बगल में शॉक होकर बैठी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने कहा था जब हस्बैंड वाइफ पास पास आते हैं तो वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है, पर तुम्हारी तो शादी ही नहीं हुई, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हुई? एक मिनट, कहीं तुमने विनाशक भैया से चुपके से शादी तो नहीं कर ली? तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतना कहकर आनवी गुस्से में अपना मुंह फूलते हुए आर्या को देखने लगी। बेचारी आर्या तो खुद परेशान थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था उसका अबॉर्शन अभी नहीं हो सकता। आर्या ने टेंशन में डॉक्टर को देखते हुए पूछा, अंडस्को, डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं इस बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं रख सकती, क्योंकि यह बच्चा जिसका है मुझे उससे सिर्फ नफरत है, और साथ ही साथ इस बच्चे से भी मुझे नफरत है। डॉक्टर ने गंभीरता से समझाते हुए कहा, अंडस्को, मिस आर्या, हम पहले ही कह चुके हैं आपकी प्रेगनेंसी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए जब तक 9 हफ्ते नहीं हो जाते हम आपका अबॉर्शन नहीं कर सकते। ऊपर से आपकी जान को भी खतरा होगा। एक डॉक्टर होने का नाते मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बाकी आपको जो करना है आप कर सकती हैं। इतना कहते ही डॉक्टर ने अपना फैसला सुना दिया। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए आर्या आनवी को लेकर अस्पताल के बाहर आ गई। आर्या हॉस्पिटल के बाहर बने बेंच पर अपने सिर पकड़कर बैठी थी। आनवी उसे देखकर नासमझ से बोली, अंडस्को, आर्या, तुम्हें बच्चे क्यों नहीं चाहिए? अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम मुझे दे दो, पर उसे मारो नहीं, उसे दर्द होगा। प्लीज उसे कुछ मत करो। उसकी बात सुनते ही आर्या अपने होश में आई। वो इस वक्त दर्द में थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन में अपने मुट्ठी करते हुए कहा, अंडस्को, मैं कैसे इस बच्चों को रख लूं? ये बस एक रेप की निशानी है जो उस विनाशक ने मेरा किया था। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो उसे देखकर हमेशा मुझे मेरा दर्दनाक पास्ट ही याद आएगा। मुझे कैसे भी करके आनवी को लेकर यहाँ से जाना होगा, वरना वह दोनों राक्षस जेल से छूट गए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आर्या काफी देर तक परेशान होकर सोचती रही कि वह अबॉर्शन करवाए या ना करवाए, क्योंकि वह ऐसे ही एक मासूम की जान नहीं लेना चाहती थी। पर क्या करे, बार बार उसे नफरत हो रही थी विनाशक की इस निशानी से। आर्या लगभग 1 घंटे तक वहां बैठी रही, फिर आनवी को लेकर अपने घर आ गई। मुंबई में उसका एक छोटा सा फ्लैट था जहां पर वह रहती थी। उसके मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते थे, वह सभी दिल्ली में रहते थे।
आर्या यहाँ जॉब के लिए आई थी। शुरू में उसने छोटा सा जॉब करना स्टार्ट किया था, जिसे अब वह कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आ गई कि वह अपने जॉब के बारे में भूल ही चुकी थी। आर्या आनवी को लेकर अपने छोटे से रूम में आ गई, जहां पर एक सिंगल बेड था, एक छोटा सा कबर्ड था जिसमें उसके कपड़े रखे थे, छोटा सा शीशा जिसके नीचे टेबल पर उसके कुछ जरूरतों के सामान थे, क्योंकि वह ज्यादा अमीर नहीं थी। आर्या आनवी को बेड पर बैठाते हुए बोली, अंडरस्को तुम यहीं पर बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। आनवी को सच में भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, ऊपर से अब तो शाम होने वाली थी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से बोली, अंडरस्को मुझे भूख लगी है। आर्या जल्दी से अपनी रिपोर्ट को गद्दे के नीचे छुपा देती है। फिर वॉशरूम में जाकर वह फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर किचन में आ जाती है। उसके पीछे पीछे आनवी भी आ गई थी। आर्या किचन में देखती है तो ज्यादा कुछ नहीं था। ये देखकर उसके चेहरे पर टेंशन आ गई। आनवी उसके टेंशन भरे चेहरे को देखकर सवाल करती है, अंडरस्को क्या हुआ? आर्या थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके हाथ को पकड़कर उदास होकर बोली, अंडरस्को आनवी यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, और मेरे पास पैसे भी नहीं। उसने इतना कहा ही था कि अचानक डोर बेल बजी। आर्या हैरानी से बोली, अंडरस्को मेरे इस फ्लैट के बारे में तो किसी को नहीं पता, और आज तक तो इस फ्लैट में कोई नहीं आया, फिर आज कौन होगा? आर्या और आनवी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों ही किचन से बाहर आकर डोर को घूरने लगी। आनवी अपने सर पर मरते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को अरे यार डोर खोलोगी तभी तो पता चलेगा कौन आया है। रुको मैं खोलती हूँ। इतना कहते ही वह डोर को जैसे ही ओपन करने वाली थी, आर्या घबरा गई। उसने डरते कहा, अंडरस्को आनवी कोई भी हो सकता है, रुको डोर मत खोलो। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनवी ने डोर खोल दिया था, पर डोर खोलते ही वह खुशी से चीखते हुए बोली, अंडरस्को आर्यन। आर्यन ने अभी भी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, क्योंकि वह डायरेक्टर पुलिस स्टेशन से आया था। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। आनवी को देखकर वह भी खुश होकर बोला, अंडरस्को आनवी, मुझे पता था तुम दोनों मुझे यही मिलोगी। इतना कहते ही उसने मुंह बनाते हुए आर्या से कहा, अंडरस्को कैसी दोस्त हो, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आर्या अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे आर्यन का यूं इस तरह फ्लैट में आना अच्छा तो नहीं लगा, पर वो झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडरस्को अंदर आओ। आर्यन जैसे ही अंदर आया, आर्या ने डोर बंद कर दिया और अपने होठों को चबाते हुए सवाल करती है, अंडरस्को तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आर्या की आवाज में थोड़ा रूखापन सुनकर आर्यन फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को यह मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, ताकि हम तीनों साथ में बैठकर खा सके। और आर्या तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ? आर्या एक समझदार लड़की थी। उसे पता था वह फ्लैट में अकेले रहती है और इस तरह से आर्यन का आना उसके अच्छा नहीं था। अगर कोई देख लेता तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता, पर वह बचपन का दोस्त था, इसलिए वह डायरेक्ट कुछ नहीं बोली, बल्कि वह इनडायरेक्टली मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को आर्यन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है ना आजकल का जमाना कैसा है, लोग सड़क पर भी लड़का लड़की को साथ में देखकर बातें बनाते हैं, और यहाँ पर तो मैं अकेले रहती हूँ। आर्यन को अच्छा तो नहीं लगा, उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो आर्या के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने टेबल पर पैकेट रखते हुए बेफिक्र होकर कहा, अंडरस्को आनवी चलो कुछ खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? आनवी खुश हो गई। कुछ देर बाद तीनों खाना खा लेते हैं, तो आर्या आर्यन को देखते हुए रूड वॉइस में बोली, अंडरस्को आर्यन मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। आर्यन मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को क्या तुम मुझे भगा रही हो? तुम्हारे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा रूम है न, क्या मैं आज रात के लिए यहाँ रुक नहीं सकता? क्योंकि अभी अभी मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, मेरे पास रहने के लिए जगह कोई नहीं है। आर्या कुछ कहती उससे पहले आनवी पिज्जा खाते में बोली, अंडरस्को हाँ तुम रह सकते हो, तुम तो हमारे दोस्त हो ना, और दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मैं और आर्या दूसरे रूम में रुक जाएंगे, और तुम उधर वाले रूम में रह लेना, है ना आर्या? तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? आर्या समझाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं आनवी, तुम इस बात को नहीं समझ रही हो, अगर आर्यन यहाँ रुका तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर आर्यन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह जल्दी से खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेते हुए बोला, अंडरस्को मैंने आज बहुत काम किया है, मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहते ही वह बिना आर्या के जवाब को सुने रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। आर्या परेशान थी, पर ज्यादा ना सोचते हुए वह भी सारा सामान समेटकर आनवी के साथ रूम में आ गई। रात के 10 बजे आर्यन अपने रूम के खिड़की के पास खड़ा था। वह एक टक चांद को देखते हुए सिगरेट का कस ले रहा था। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान थी।
वह किसी साइको की तरह उसे चांद को देखते हुए बोला, आर्या तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे लिए ही मैंने इतनी पढ़ाई की, ताकि एक पुलिस वाला बन सकूं। क्योंकि तुमने बचपन में कहा था तुम्हें पुलिस वाले पसंद है। तुमने कहा तुम्हें अमीर लोग नहीं पसंद। तो तुम्हारे लिए मैंने अपनी पहचान को छुपा ली और एक मिडिल क्लास की तरह जिंदगी जी रहा हूं। आर्या बस कुछ वक्त और उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी। और तुम्हारी प्रेगनेंसी ने मेरे काम को और भी ज्यादा आसान बना दिया है। अगर उस दिन मैंने पार्क के डस्टबिन से निकालकर तुम्हारी रिपोर्ट न पढ़ी होती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हो। सोचा था तुम्हें सबसे पहले मैं छूऊंगा, लेकिन तुम तो किसी और के करीब चली गई। इसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी, और वह कल ही मिलेगी। क्योंकि मैं खुद को और नहीं रोक पा रहा हूं तुम्हारे करीब आने से। तुम्हारे उस मखमली से बदन को छूने के लिए मेरा शरीर तड़प रहा है। इतना कहता ही वह सिगरेट के लंबे लंबे कश लेते हुए किसी डेविल की तरह हंसने लगा। उसकी आंखों में आर्या को पाने के लिए जुनूनियत साफ नजर आ रही थी। अगला दिन पुलिस स्टेशन में विध्वंस और विनाशक जेल के अंदर मौजूद थे। मैडम सूर्यवंशी मिसेज सूर्यवंशी के साथ पुलिस स्टेशन आई थी। वह सभी पर चिल्लाई जा रही थी। मैडम सूर्यवंशी गुस्से में हवलदार को देखते हुए बोली, कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर? बुलाओ उसे। उसे शायद पता नहीं है सूर्यवंशी खानदान के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। बुलाओ उसे। उनकी गुस्से भरी आवाज सुनकर हवलदार डरते हुए बोला, यस मैडम, हम उन्हें अभी बुलाते हैं। इतना कहते ही वह जैसे ही आर्यन को कॉल करने वाला था कि अचानक ही आर्यन पुलिस स्टेशन के अंदर आते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोला, होंगी आप सूर्यवंशी खानदान से, लेकिन ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर सब बराबर है। अपनी यह अमीरी जो है ना कहीं और झाड़िए जाकर। आर्यन को देखते ही मैडम सूर्यवंशी घमंड से बोली, तुम सरकारी नौकर कहीं के, तुम्हारी वर्दी को उतरवाने में 2 सेकंड नहीं लगेगा मुझे। ये सुनकर आर्यन गुस्से से भर जाता है। उसने उन्हें उंगली दिखाते हुए कहा, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर को धमकी देने की सजा में मैं आपको भी अरेस्ट कर लूंगा। खैर आपके लिए दुख भरी खबर है, आपका प्यारा पोता फांसी पर चढ़ने वाला है। आज तक उसने कई लोगों को मारा है, इसलिए कोर्ट उसे फांसी ही देगी। मिसेज सूर्यवंशी विध्वंस को देखकर रोते हुए बोली, विध्वंस। विध्वंस उनके हंगामे से काफी इरिटेट हो रहा था। उसने एकदम से गुस्से में कहा, मिसेज सूर्यवंशी अपनी, मैं जिंदा हूं, मैं मर नहीं गया हूं जो आप रो रही है। और रही बात फांसी की। इतना कहते ही वह आर्यन को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए डेविल स्माइल करके आगे बोला, तो इस पुलिस वाले में क्या किसी के बाप में इतना दम नहीं जो विध्वंस सूर्यवंशी को फांसी पर चढ़ा सके? आर्यन भड़क गया। ये देखकर विध्वंस की मुस्कान और भी गहरी हो गई। कुछ देर बाद आर्यन विध्वंस और विनाशक को लेकर कोर्ट की तरफ जा रहा था। उनकी कार अभी कुछ ही दूरी पर रुकी थी। अचानक विध्वंस और विनाशक के होठों पर एक जहरीले मुस्कान आ गई। आर्यन जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था वह उनकी मुस्कान देखकर दांत पीसते हुए बोला, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, क्योंकि फांसी होने के बाद तुम दोनों मुस्कुराने के लिए तरस जाओगे। वैसे चिंता मत करना, तुम दोनों के मरने के बाद मैं आनवी और आर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। खासकर आर्या का, वह क्या है ना, वह तो मेरी जान है। वह यहाँ बसती है मेरे दिल में। इतना कहते ही आर्यन डेविल स्माइल करके अपने दिल की तरह इशारा करता है। विनाशक ये सुनकर भड़क गया। वह अपनी मुट्ठी कसते हुए दांत पीसकर बोला, जिसके भी दिल पर उसका नाम होगा ना, मैं उस दिल को उखाड़ फेंक दूंगा। विनाशक जलेश हो रहा था, जो कि उसे खुद भी नहीं पता था कि क्यों वह आर्या को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही उसके पास कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। आर्यन चौंकते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? उसके चेहरे के शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर विध्वंस बड़े आराम से बोला, क्या हुआ? कहीं पुलिस स्टेशन तो नहीं उड़ गया? आर्यन जल्दी से कॉल रखते हुए गाड़ी रुकवाता है। फिर पीछे की तरफ जाकर गाड़ी का डोर खोलकर विध्वंस और विनाशक को निकालकर अपनी गन उनके ऊपर तानते हुए गुस्से में बोला, तो तुम सब ने पुलिस स्टेशन को बम से उड़वा दिया। मैं तुम दोनों का यहीं पर एनकाउंटर कर दूंगा, क्योंकि तुम दोनों को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूं। इतना कहते ही जैसे वो बंदूक चलाने वाला था, अचानक ही विनाशक उसके हाथ को पकड़कर बेरहमी से मरोड़ देता है। फिर उसके गले को दबाकर डेविल स्माइल करने लगता है। आर्यन लाल चेहरे के साथ खांसते हुए बोला, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हें कभी आर्या और आनवी नहीं मिलेगी। ऊपर से आर्या अकेली नहीं है, वो बहुत ही नाजुक हालत में है, जानने चाहोगे कैसे? इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। पर विध्वंस और विनाशक का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। पर विनाशक के होठों पर कातिलाना मुस्कान थी।
उसने मिस्टीरियस अंदाज में कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, पर शायद तुम भूल चुके हो। विध्वंस सूर्यवंशी एक डेविल है, जिसकी शातिर नजरों से कुछ नहीं बचता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अल्पविराम 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 डॉट। सुबह के 11:30 बजने वाले थे। आर्या को डर सता रहा था, कहीं विनाशक और विध्वंस उनकी लाइफ में ना वापस आ जाए। इसलिए वह डरकर इस शहर छोड़कर ही जा रही थी। आर्या जल्दी जल्दी सामान को पैक करते हुए खुद से बोली, मैंने आर्यन की आंखों में जो देखा वह गलत नहीं हो सकता। आर्यन तो मुझे विनाशक से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसकी आंखों में मैंने पागलपन देखा था। मुझे कैसे भी करके आनवी के साथ जाना होगा यहाँ से, वरना वह आनवी को मोहरा बनाकर मुझे ब्लैकमेल करेगा। इतना कहते ही वह जल्दी जल्दी सामान पैक करती है। आनवी अभी भी सो रही थी, क्योंकि उसे कल से सिर में दर्द हो रहा था। शायद उसने जब से आर्यन का लाया हुआ खाना खाया तब से हो रहा है। सामान पैक करके आर्या जल्दी से आनवी को उठाती है। आनवी, आनवी उठो, आनवी। लेकिन आनवी उठ नहीं रही थी, मगर आर्या जल्दी से किसी तरह उसे उठाती है। फिर कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर फ्लैट से निकल गई। वो दोनों इस वक्त नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठी हुई थी। आनवी बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, फिर क्यूरियस होकर बोली, आर्या, क्या हम सच में यहाँ से जा रहे हैं? लेकिन हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्यों ना हम वीरा दीदी को बुला ले, उनसे हेल्प ले ले। आर्या, जिसने इस वक्त अपना फोन पकड़ा हुआ था, वह अपने सिर को जल्दी जल्दी नामे हिलाते हुए घबराकर बोली, नहीं, हमने वीरा की हेल्प ली तो सिंघानिया परिवार को पता चल जाएगा हम कहाँ हैं। और क्या तुम चाहती हो कि वह सब तुम्हारी शादी फिर से किसी और से कर दे? या फिर तुम चाहती हो कि वह नीली आंखों वाला राक्षस आकार तुम्हें पकड़ ले? आनवी जल्दी से डरते हुए अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, चाहे वह विध्वंस के नाम का हो या सिंघानिया परिवार के नाम का। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि एक खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। आनवी और आर्या खिड़की के बाहर एकटक देख रहे थे। तभी कई सारे नकाबपोश स्टेशन के अंदर घुस आते हैं और हर जगह आर्या और आनवी की तस्वीर दिखाकर उन्हें ढूंढने लगे। वह बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। पर अचानक ही एक नकाबपोश की नजर ट्रेन की विंडो साइड बैठी आनवी पर गई, जो बाहर ही तरह ही झांक रही थी। उसे देखकर वो आदमी अपने साथियों से बोला, जल्दी चलो, वो रही दोनों लड़कियां। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी उन्हें देख लेती है। जब उसने देखा वह सभी आदमी उसे ही देख रहे हैं, तो उसने आर्या के हाथ को हिलाते हुए अपने थूक को गटकते हुए कहा, आर्या, देखो वो शैतान हस्बैंड की तरह शैतान लग रहे हैं। क्या उन्होंने हमें पकड़ने के लिए इन्हें भेजा है? पर वो तो जेल में है ना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्या जल्दी से विंडो से बाहर देखती है तो चौंक जाती है। आर्या ने जल्दी से अपना छोटा सा बैग टांग लिया और आनवी का हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, आनवी भागो, इन्हें नीली आंखों वाले राक्षस ने नहीं भेजा, यह मुझे कोई और लगते हैं। जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो आनवी का हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर ही दूसरे डिब्बे की तरफ भागने लगी। दोनों ही डरी हुई थी। वही वो आदमी जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। आनवी और आर्या ट्रेन के अंदर ही भाग रही थी। आर्या बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, कहीं वह लोग उसके पीछे तो नहीं आ रहे हैं। डर से दोनों का बुरा हाल था, मगर आर्या ने अपने अंदर के डर को कंट्रोल किया हुआ था। वह जल्दी से कस के आनवी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ जा रही थी। ट्रेन में बहुत सारे लोग थे, इसलिए भागने में आर्या और आनवी को बहुत दिक्कत हो रही थी। और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग भी उन दोनों को इस तरह भागते हुए देखकर दोनों को ही अजीब नजरों से देख रहे थे। मगर आर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आर्या कस के आनवी के हाथ को पकड़ते हुए बोली, आनवी, कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, और जल्दी चलो। आनवी अपने दोनों हाथों से आर्या के हाथ को कस के पकड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आर्या, मुझे भागने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तभी पीछे से एक आदमी आनवी को धक्का दे देता है, पर उसने जानबूझकर नहीं किया था। ज्यादा भीड़ होने के कारण ही उसे धक्का लगा था। आनवी संभल नहीं पाए और मुंह के बल उस ट्रेन पर गिर गई। तभी उसका और आर्या का हाथ छूट गया। हाथ छूटते ही आर्या अपनी जगह पर रुक गई। वह घबराते हुए पीछे मुड़ी और आनवी को ढूंढने लगी, मगर भीड़ इतनी थी कि वह ढूंढ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से लोग जल्दी जल्दी ट्रेन पर चढ़ रहे थे, क्योंकि ट्रेन के जाने का वक्त हो चुका था। ट्रेन धीरे धीरे चलना भी शुरू हो चुकी थी। आर्या घबराते हुए आनवी को पुकारती है, आनवी, आनवी, तुम कहां पर हो? आनवी, मेरे हाथ को पकड़ो आनवी। इतना कहते हुए वह अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाती है, मगर भीड़ उल्टी दिशा में जा रही थी, इसलिए आर्या आनवी को ढूंढ नहीं पा रही थी। और इस भीड़ के चक्कर में वह ट्रेन के दरवाजे तक आ गई। वह अपने पंजे के बल खड़ी होकर हर तरफ आनवी को देख रही थी, मगर अगले ही पल उसे जोरदार धक्का लगा और आर्या सीधा ट्रेन के नीचे लड़खड़ाते हुए गिर गई।
ट्रेन की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आर्या खड़ी हुई और घबराते हुए भागने लगी और वो जोर से चिल्लाए, अंडरस्को आनवी, आनवी, ट्रेन को रोको, प्लीज। आह! अचानक ही आर्या के पैर के पास कुछ आ गया और वह जमीन पर गिर गई। उसका एक हाथ अपने आप उसके पेट पर चला गया और वो रोते हुए ट्रेन को देखकर बोली, अंडरस्को आनवी। पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वहीं पर बेहोश हो गई। जो काले कपड़े पहने नकाबपोश थे, वह भागते हुए जल्दी से आए और आर्या को देखकर शैतानों की तरह मुस्कुराने लगे। उन्होंने आर्या को उठाया और उसे लेकर चले गए। जो लोग ट्रेन पर चढ़े थे, वह भी जल्दी से नीचे उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगा आर्या यहाँ है तो आनवी भी होगी। लेकिन आनवी उन्हें कहीं नहीं मिली। एक नकाबपोश ने जल्दी से कार में बैठते हुए किसी को कॉल किया। फिर टेंशन भरी आवाज से बोला, अंडरस्को बॉस, हमें मिस आर्या मिल गई है, मगर उनके साथ जो दूसरी लड़की थी वह हमें नहीं मिली। दूसरी तरफ से एक हंसने की आवाज आई। फिर एक आदमी कठोर आवाज में बोला, अंडरस्को मुझे बस उस लड़की से ही मतलब है, आर्या से मतलब है, इसलिए आर्या को लेकर आओ। भाड़ में जाए वह दूसरी लड़की, उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही दूसरी तरफ से कॉल काट कर दिया जाता है। तो वह नकाबपोश आर्या को लेकर वहां से चले जाते हैं। आनवी अभी भी ट्रेन में थी। वह अकेले आज तक कहीं पर नहीं गई थी, इसलिए वह इतने सारे लोगों को अपने आसपास देखकर डर से कांप रही थी। और रोने के कारण उसकी आंखें एकदम से सूज गई थी, लाल भी पड़ गई थी। वह आसपास देखते हुए डरकर बोली, अंडरस्को आर्या तुम कहां पर हो? वह किसी तरह खड़ी होती है, पर लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे, इसलिए उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वह अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मसलते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी और आर्या को ढूंढने लगी। मगर उस जगह पर कई सारे ऐसे लड़के मौजूद थे जिनकी गंदी नजर आनवी पर ही थी, और भीड़ होने के कारण वह सब जानबूझकर आनवी के हाथ को छूते, तो कभी उसके थाई को, कभी उसके कमर को। आनवी को ये सब बहुत गंदा लग रहा था। वह उनसे दूर होकर रोते हुए बोली, अंडरस्को बड़े भैया, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसे मत छुओ। पर वह लड़के हंसने लगते हैं और एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। आनवी जैसे ही वहां से जाने को होती है, वह लड़के भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाते हैं। ये देखकर आनवी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह मन में बोली, अंडरस्को शैतान हस्बैंड, आप कहां पर है? मुझे आपके पास आना है। इतना कहते हुए वह भागते हुए दूसरे डिब्बे में जाने लगती है। पर ट्रेन बहुत ही रफ्तार से चल रही थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। वो लड़के भी उसके पीछे जाने लगते हैं। आनवी जैसे ही दूसरे डिब्बे में पहुंची, वहां मौजूद एक बूढ़ी औरत ने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया और उसके पीछे आ रहे हैं लड़कों को डांटते हुए बोली, अंडरस्को तुम आवारा लड़को। लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ गए, निकलो यहां से, वरना अभी मैं भीड़ इकट्ठा करती हूं यहां। पर वह लड़के जाने को तैयार नहीं थे। तो वह औरत जोर से चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, ये सब हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। उस औरत के इस तरह चिल्लाने से वह लड़के बुरी तरह डर कर गए और तुरंत भाग गए। उनको भगाने के बाद वह औरत प्यार से आनवी को गले लगाकर चुप कराते हुए बोली, अंडरस्को शांत हो जाओ। वह सब चले गए, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आनवी रोते हुए बोली, अंडरस्को पर मुझे शैतान हस्बैंड के पास जाना है। उस औरत को लगा शायद आनवी अपने हस्बैंड के साथ आई है, इसलिए उसने प्यार से कहा, अंडरस्को ठीक है, शांत हो जाओ, अपने हस्बैंड का नंबर बताओ मुझे, मैं फोन कर देती हूँ, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। आनवी अचानक ही चुप हो गई। फिर आंसू पोंछते हुए मासूमियत से बोली, अंडरस्को पर मुझे नहीं पता नंबर क्या है। ये सुनकर वह औरत हैरान हो गई। वही दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर मैडम सूर्यवंशी और मिस्टर सूर्यवंशी खड़े थे। वह सभी लगभग 2 घंटे से खड़े थे, पर वहां पर पुलिस की जीप आई ही नहीं। मैडम सूर्यवंशी ने अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके कड़क आवाज में मिस्टर सूर्यवंशी से कहा, अंडरस्को कोर्ट का टाइम भी निकल गया, आज तो कोर्ट में पेशी थी ना, फिर यह पुलिस वाला हमारे पोते को लेकर आया क्यों नहीं? वकील जिसे मैडम सूर्यवंशी लेकर आई थी, वह किसी से बात कर रहा था। कॉल कट करते ही उसने हैरानी से मैडम सूर्यवंशी से कहा, अंडरस्को मैडम सूर्यवंशी, हमें पता चला है कि पुलिस स्टेशन को किसी ने बम से उड़ा दिया है। यही नहीं, इंस्पेक्टर आर्यन आपके पोते को कोर्ट की तरफ ही ला रहे थे, पर अचानक रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि हर कोई गायब हो गया। यही नहीं, जज ने तो इंस्पेक्टर आर्यन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तैयार करवा दिया। अब आपके पोते के खिलाफ कोई केस है ही नहीं। ये काफी अजीब बात है। उस वकील की बात सुनकर मिस्टर सूर्यवंशी की आंखें छोटी हो गई। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, अंडरस्को पर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी हो अच्छा ही है। उनके इतना कहते ही मिस्टर सूर्यवंशी आगे मैडम सूर्यवंशी से बोले, अंडरस्को मासा आप चिंता मत करिए, वंश बहुत ही चालक और शातिर है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ ताकि वह पता कर सके कि आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि सभी गायब हो गए।
मैडम सूर्यवंशी अपना सर हमें हिला देती हैं। उन्हें थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह विध्वंस को दोबारा नहीं खोना चाहती थी। मैडम सूर्यवंशी इस वक्त बहुत गुस्से में भी थी। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर अपने रूम में बैठा तेजी से अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चल रहा था। ऐसा लग रहा था वह बहुत ही सीरियस काम कर रहा हो। काफी देर तक वह अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चलाता रहा, पर अचानक वह खुशी से उछलते चिल्लाया, अंडरस्को, मैंने कर लिया। इतना कहते ही उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और एक साइड होकर बोला, अंडरस्को, मुझे आनवी का लोकेशन मिल गया है। इतना कहते ही वो उस आदमी को आनवी की लोकेशन देता है और फिर कॉल कट कर देता है। सिकंदर लैपटॉप को बंद करके किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर अभी भी मास्क था, क्योंकि वह हमेशा मास्क लगता था। कुछ देर तक अपनी उंगलियों को अपने थाई पर टैप करने के बाद उसने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, अब मुझे कैसे भी करके सूर्यवंशी खानदान में एंट्री लेनी होगी। उसके लिए पहले मुझे उस हर्षद सूर्यवंशी को ठिकाने लगाना होगा। यही एक तरीका है उस खानदान में घुसने का। उसके बाद अगर मैंने भी एक एक करके सबको खत्म न कर दिया, तो मेरा नाम भी सिकंदर उर्फ हर्षद सूर्यवंशी नहीं। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे बाद ट्रेन मंडला स्टेशन पर रुकी। आनवी ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। वो दोनों ही ट्रेन से नीचे उतर गई थी, मगर आनवी ने चुपके से देखा तो वह लड़के अभी भी उसे अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए उसके पीछे आ रहे थे। ये देखकर वह कस के उस औरत का हाथ पकड़ लेती है। वह औरत धीरे धीरे चलते हुए स्टेशन से बाहर आ गई। फिर उस औरत ने आनवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए प्यार से कहा, अंडरस्को, तुम यहीं पर रहो, मैं पानी की बोतल खरीद कर लाती हूँ उस दुकान से, पर यही खड़ी रहना ठीक है। आनवी अपने होठों को काटती है और चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देती है। तो वह औरत सड़क पार करके दूसरी तरफ दुकान से बोतल लेने चली गई। उतने में ही जो लड़के आनवी का पीछा कर रहे थे वह उसकी तरफ बढ़ने लगे। आनवी को बहुत घबरा रही थी। वह लड़के हंसते हुए बोले, अंडरस्को, अब कहाँ जाओगी मोम की गुड़िया? तुम्हारे इस मखमली से बदन को छूने में बहुत मजा आएगा। प्यार से चलो, वरना जबरदस्ती भी आती है हमें। इतना कहते ही वह जैसे ही उसके पास पहुंचने को हुए, आनवी इतना डर गई कि वह वहां से भागने लगी। आनवी भागते हुए पीछे की तरफ देखती है। उसके आंखों से आंसू और भी तेज बहने लगे। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए एक गली में घुस गई। उसे जो भी रास्ता मिल रहा था वह वहां भाग रही थी। उस गली से निकलते ही एक बहुत बड़ा हाईवे आया। आनवी बिना सोचे समझे उस तरफ भागने लगी। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर घूमने लगा। वह पूरा ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर था। वह रोड के बीचों बीच लैंड करता है। तभी उसमें से 4 गार्ड अपने हाथों में बंदूक लेकर बाहर निकले। वह सब एक कमांडोज थे। तभी हर तरफ जैसे तूफानी हवा चलने लगी। एक हट्टा कट्टा आदमी उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा। उसकी नीली आंखें बहुत ही कठोर थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात यमराज की धरती पर आ गए हो। आनवी भागते हुए इतना थक गई कि वह जमीन पर गिर गई थी। वही वह लड़के उसे हवस भरी नजरों से देखते हुए घेर लेते हैं। एक ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी जो लड़का हेलीकॉप्टर से उतर रहा था उसने अपनी गन निकालकर उसके हाथ पर शूट कर दिया। आनवी जैसे ही उस आदमी को देखती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, शैतान हस्बैंड। यह कोई और नहीं विध्वंस था। विध्वंस गुस्से में उन लड़कों को एक एक करके शूट कर देता है। फिर आनवी को गोद में उठाकर हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहां से निकल जाता है। 2 घंटे बाद मुंबई के एक होटल में विध्वंस और आनवी होटल में थे। विध्वंस होटल के बेड पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वो शर्टलेस थे। उसके हाथ लगातार आनवी के बालों पर चल रहे थे, क्योंकि आनवी उसके सीने से लगी चुपचाप लेटी हुई थी। वह एक मोम की गुड़िया की तरह थी, जो विध्वंस को पकड़कर उसमें ही सिमटी जा रही थी। काफी देर तक दोनों इसी पोजीशन में रहते हैं। विध्वंस का एक हाथ आनवी के कमर पर था और दूसरा उसके बालों को सहला रहा था। विध्वंस के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। आनवी ने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था, क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे, तो उसने शावल लिया था। विध्वंस के हाथ धीरे धीरे आनवी के कमर से उसके टॉवल के अंदर जाने लगे। वो जैसे ही आनवी की मखमल सी बॉडी को सहलाता है, आनवी उससे और चिपक जाती है। विध्वंस उसके टॉवल को निकाल कर फेंक देता है। फिर उसे बेड पर अपने नीचे दबाते हुए उसे पूरी ताकत लगाकर चूमने लगा। इस किस में आज पहली बार पजेसिवनेस, एग्रेसिव और पागलपन के साथ फिक्र नजर आ रही थी। आनवी आज विध्वंस को नहीं रोकती है। पहली बार उसे विध्वंस का टच बहुत अच्छा लग रहा था। वो कसके विध्वंस के बालों को पकड़ लेती है। विध्वंस उसके होठों को पागलों की तरह सक कर रहा था। उसका एक हाथ आनवी के गर्दन से सीने फिर नीचे की तरफ नाच रहा था। आनवी उसके पागलपन को संभाल नहीं पा रही थी। उसने कराहते हुए कहा, अंडरस्को, आह, शैतान हस्बैंड, धीरे से करिए न, दर्द हो रहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विध्वंस जो उसके गर्दन के नीचे किस कर रहा था, वो रुक गया।
उसने आनवी की आंखों में देखते हुए डेविल स्माइल करके मैग्नेटिक वॉइस में पूछा, अंडरस्को बार्बी डॉल, क्या तुम मेरे साथ ये सब करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आनवी विध्वंस को पसंद करने लगी थी। ऊपर से आज जो कुछ हुआ, इसके बाद से आनवी को विध्वंस और पसंद आने लगा, यहां तक कि उसका छूना भी। पर यह बात कोई झुठला नहीं सकता कि उसे अभी भी विध्वंस से बहुत डर लगता था। आनवी विध्वंस की रहस्यमयी आंखों को देखते ही कहीं खोसी गई। उसने जल्दी से शर्माते हुए अपना सिर हिला दिया। यह देखकर विध्वंस के होठों डेविल स्माइल आ गई। उसने आनवी के गर्दन को पकड़ा और उसके होठों को किस करने लगा। मुंबई के एक पोश एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत सा विला बना हुआ था। उस खूबसूरत विला के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पर यह कोई आम गार्ड्स नहीं थे, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गैंग से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हर किसी के हाथ पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ था, जो दिखने में डरावना तो लग रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह असल में बनाया क्या गया है। उस विला के एक बड़े से रूम में एक स्क्वायर शेप में बड़ा सा बेड था। उस बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उस लड़की का सुंदर और बेदाग चेहरा साफ नजर आ रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि आर्या थी। आर्या ने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो उसने ट्रेन में भागते वक्त पहन रखे थे। उस कमरे में कोई भी नहीं था, मगर वहां पर एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। तभी एक धम की आवाज के साथ डोर ओपन हुआ। एक हट्टा कट्टा आदमी रूम के अंदर दाखिल होता है। वह आदमी धीरे धीरे चलते हुए आर्या के बेहद करीब खड़ा हो गया। फिर आर्या की तरफ झुकते हुए उसके सुंदर चेहरे पर अपने हाथ को फिराते हुए किसी साइको की तरह बोला, अंडरस्को आर्या, आज हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी पर्दा है वह सब हट जाएगा। फिर तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा, ताकि हर रात तुम्हारे इस मखमली से जिस्म का स्वाद ले सकूं, इन्हें छू सकूं। बरसों से तड़प रहा हूं इन्हें छूने के लिए। इतना कहते कहते वह आर्या के गर्दन पर अपने हाथ अजीब तरह से फेरने लगता है। उसने फिर अपने होंठ आर्या के गालों पर रखते हुए आगे कहा, अंडरस्को आर्या, देखो क्या इत्तेफाक है, हमारा नाम भी आ से शुरू होता है। ए फॉर आर्या, ए फॉर आर्यन, इसीलिए हमारा मिलना तो तय है। इतना कहते ही वह ठहाका मारकर हंसने लगता है। आर्यन बिल्कुल साइको लग रहा था। कुछ देर तक वह आर्या के गालों हाथों को ऐसे ही छुता रहता है। फिर वह आर्या के माथे पर किस करके रूम से चला गया। हॉल में पहुंचते ही उसने अपने आदमी को गुस्से में ऑर्डर दिया, अंडरस्को हर तरफ की सिक्योरिटी बढ़ा दो, कोई भी गेट से अंदर आना नहीं चाहिए, और आज मैं उसे अपना बना के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। वह गार्ड उसकी बात मानकर हर तरफ की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। फिर आर्यन वहीं खड़े अपने एक आदमी को देखता है। वह आदमी डरते हुए जल्दी से अपने जेब से एक लिक्विड निकलकर आर्यन को देते हुए बोला, अंडरस्को बॉस, इसका बस थोड़ा सा बूंद ही काफी है। यह सुनकर आर्यन उस लिक्विड की शीशे को अपनी चमकते भी आंखों से देखने लगता है। फिर दोबारा रूम में आ जाता है। उसने आर्या को देखते हुए ही एक सुई निकाली। फिर उसके अंदर उस लिक्विड को भरने के बाद आर्यन उसे आर्या के अंदर इंजेक्ट कर देता है। वह अपनी लस्ट भरी नजरों से आर्या को देख रहा था। लगभग 5 मिनट बाद आर्या जो बेहोश थी, उसके माथे से पसीना निकलने लगता है। वह धीरे धीरे कसम साने लगती है। आर्या को अपने अंदर एक आग जलती हुई महसूस हुई। वह दर्द से तड़पते हुए बोली, अंडरस्को गर्मी। वह अपने चेहरे को इधर से उधर घुमाने लगती है दर्द से। आर्यन के होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। वह अपने शर्ट के बटन खोलकर शर्ट को उतार कर फेंक देता है। फिर आर्या के पास लेटते हुए उसके पसीने को पोंछकर मधोशी भरी आवाज में बोला, अंडरस्को मेरी आर्या, चिंता मत करो, तुम्हें इस दर्द से मैं छुटकारा दिलाऊंगा। मैं आज तुम्हें अपना बना लूंगा, फिर ये दर्द तुम्हें नहीं होगा। मुझे पता है तुम बहुत तड़प रही हो, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी तड़प रहा हूं तुम्हारे लिए, पर अब और नहीं। इतना कहते ही वह आर्या के गालों पर किस करते हुए उसके गर्दन पर अपने होठों को फेरने लगता है। आर्यन को बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह आर्या के शर्ट के बटन खोलते हुए हवस भरी आवाज में बोला, अंडरस्को आर्या, तुम्हें छूने से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, पर जब मैं तुम्हारे साथ वह सब करूंगा तो मुझे और भी ज्यादा सुकून मिलेगा। आर्या, आज मैं तुम्हें पाल लूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारे बच्चे को भी जान से मार दूंगा। यही तुम्हारी सजा होगी कि तुमने पहले खुद को विनाशक को क्यों सौंपा। मैं विनाशक के अंश को तुम्हारे जिस्म से मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। कहते ही आर्यन ठहाका मारकर हंसने लगता है। वह आर्या की शर्ट के 2 बटन खोल चुका था अब तक। आर्या को लस्ट भरी नजरों से देखकर आर्यन एक घूंट भरता है। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। वही आर्या जैसे जैसे आर्यन के हाथों को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी, उसे कट से लग रहा था, मगर उसे बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। वह किसी तरह अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है, तो उसे सब धुंधला दिख रहा था। बस उसे आर्यन का सिर दिख रहा था। जल्दी से रूम की तरफ आए। वहां पर आर्यन को खून से लथपथ पड़े देखकर वह सब बुरी तरह घबरा गए। कुछ ही देर में विनाशक आर्या को लेकर उसी होटल में आ गया।
जहां पर विध्वंस आनवी को लेकर आया था। होटल के रूम में पहुंचते ही उसने आर्या को बेड पर लेटाया। आर्या अभी भी दर्द से तड़प रही थी। उसने कई बार विनाशक के करीब जाने की कोशिश की, उसे किस किया, पर विनाशक सिचुएशन को देखते हुए उसे कुछ नहीं कर पाया। बेड पर लेटते ही विनाशक आर्या के ऊपर खुद को कर गुस्से में बोला, अंडरस्को, इतनी देर से तुमने मुझे परेशान किया, जिस कारण मेरे अंदर का हैवान जाग चुका है। अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। वह जैसे ही आर्या के ऊपर लेटकर कुछ करने वाला था, उतने में ही आर्या उसे पलटकर अपने नीचे दबा देती है। फिर विनाशक के शर्ट के बटन खोलकर नशे में उसकी आंखों में देखती है। आर्या को खुद नहीं पता था वह क्या कर रही है। वह विनाशक की शक्ल को गौर से देखती है तो उसे याद आता है यह विनाशक है। वह गुस्से से भर गई। आर्या अपनी लड़खड़ाते हुए जबान से बोली, अंडरस्को, यू बस्टर्ड, तुम दरिंदे, रेपिस्ट, तुम तो वही हो जिसने मुझे प्रेग्नेंट किया। अपना बच्चा बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए। आर्या के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर विनाशक गुस्से से भर गया। वह आर्या के जबड़े को कस के पकड़कर गुस्से से बोला, अंडरस्को, अब जब तुमने मुझे फिर से रेपिस्ट दरिंदा कह ही दिया है तो अब मैं तुम्हें अपनी दरिंदगी दिखाता हूँ। फिर सुबह तुम्हें मुझसे और नफरत होगी, पर तुम्हारी यही नफरत मुझे पसंद है, मिस फायर। और क्या कहा, प्रेग्नेंट? अगर तुम्हें प्रेग्नेंट होना है तो मैं जरूर तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा। इतना कहते ही उसने आर्या के शर्ट को उतार दिया, फिर जबरदस्ती आर्या को किस करने लगा। विनाशक बहुत ही रूड तरीके से पेश आ रहा था। आर्या अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उसके कंधे पर मारते हुए उसे खुद से दूर करके चिल्लाए, अंडरस्को, जानवर कहीं के, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा। पर धीरे धीरे आर्या ड्रग्स के नशे में चूर हो गई। अब उसे विनाशक का टच बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी पूरी बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगी थी। विनाशक के ठंडे हाथ उसे सुकून पहुंच रहे थे। वह खुद ही विनाशक को किस करने लगती है। ये देखकर विनाशक के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आर्या बहक रही थी। उसका शरीर अब और भी ज्यादा लाल और गर्म हो गया था। विनाशक के होंठ जैसे जैसे आर्या की गर्दन से नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्या कस के उसके कंधे को पकड़ लेती है। विनाशक गुस्से के कारण उस पर कोई रहम नहीं खा रहा था, क्योंकि आर्या हमेशा उसे गुस्सा दिलाती थी। कुछ देर तक पूरे रूम में सिर्फ आर्या की सिसकियों की आवाज ही सुनाई दी। लगभग 1 घंटे बाद विनाशक मुस्कुराते हुए आर्या के गालों को कस के पकड़कर बोला, अंडरस्को, मिस फायर, तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे बीच आज रात एक अलग ही फायर होने वाली है। इतना कहते ही वह खुद को और आर्या को चादर से ढककर उसे किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम सूर्यवंशी और मिस्टर सूर्यवंशी हर जगह विध्वंस को ढूंढ रहे थे, पर विध्वंस का कुछ भी आता पता नहीं चल रहा था। उन्होंने पूरे गार्ड्स को लगा दिए थे। मिस्टर सूर्यवंशी ने विध्वंस के कमांडोज जो सूर्यवंशी विला में थे उनसे काफी मिस्टर सूर्यवंशी ने कहा कि वह विध्वंस को ढूंढे, मगर वह सभी कमांडोज एक रोबोट की तरह अपनी जगह पर खड़े थे, क्योंकि वह सभी केवल विध्वंस के ऑर्डर को फॉलो करते थे और किसी के नहीं। लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर सूर्यवंशी गुस्से से चिखते हुए बोले, अंडरस्को, ये वंश के गार्ड्स हैं या पुतले? कुछ भी बोलो, इन पर कुछ असर ही नहीं होता, पत्थर कहीं के। उन सब पर चिल्लाने के बाद मिस्टर सूर्यवंशी गुस्से में चले गए। दूसरी तरफ सिकंदर को पता चल चुका था कि हर्षद इस वक्त कहाँ है। सिकंदर इस वक्त विध्वंस के प्राइवेट विला के बाहर खड़ा था। वह एक सिगरेट के कस लेते हुए डेविल स्माइल करके खुद से बोला, अंडरस्को, हर्षद, अब मैं आ चुका हूं। नहीं, हर्षल सूर्यवंशी आ चुका है तुम्हारी जगह लेने। वैसे प्लान काफी अच्छा था खुद को छुपाने का, लेकिन क्या फायदा, मुझे तो सब कुछ पता चल ही गया। अब विध्वंस ने तुम्हें छुपाया है तो जरूर कोई कारण होगा, इसलिए मैं तुम्हें जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, चैन से जीने भी नहीं दूंगा। इतना कहते ही वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। वो सिगरेट का एक लास्ट कस लेकर धुआं को हवा में छोड़ता है, फिर उस विला को अपनी शिकारी भरी नजरों से देखने लगा। ठीक उसी वक्त हर्षद भी अपने रूम के खिड़की से बाहर के नजारे को देख रहा था। उसकी नजर जैसे ही सिकंदर पर पड़ी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया, पर वह ज्यादा देर तक सिकंदर को नहीं देख पाया, क्योंकि सिकंदर अचानक ही गायब हो गया। यह देखकर हर्षद शॉक होकर बोला, अंडरस्को, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वह आदमी यहीं पर खड़ा था, लेकिन अब। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अगली सुबह विध्वंस के रूम में गुस्से का माहौल था। आनवी डरी सहमी सी खुद को चादर में लपेटकर बैठी थी। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी आंसू भरी आंखों से विध्वंस को देखकर बोली, अंडरस्को, सॉरी। विध्वंस गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हारी सॉरी का अचार बनाकर मैं तुम्हें ही किसी दिन खिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रात को एंड मूवमेंट पर सोने की? भूल गई, तुमने कहा था तुम्हें मेरे करीब आना है, और जब मैं तुम्हारे करीब आने को हुआ तो तुम मेरे अंदर के शैतान को जगाकर घोड़े बेचकर सो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
आनवी थोड़ा उससे दूर होते हुए हकलाकर बोली, अंडरस्कोप पर आप भी मुझे किस नहीं कर रहे थे, आप मुझे काट रहे थे। मुझे दर्द हो रहा था। मैंने आपको रोका, आप नहीं रुके। और मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं सो गई। विध्वंस उसे अपनी बाहों में भरकर गुस्से में बोला, अंडरस्कोप तुम फिर से मुझे जवाब दे रही हो। और तुम्हारे कारण पूरी रात मैंने सिर्फ वॉशरूम में ही बिताए, वह भी ठंडे शॉवर के नीचे। इसकी सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। सजा के नाम पर ही आनवी की आंखों में डर नजर आने लगा, मगर विध्वंस के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वही विनाशक के रूम में। विनाशक का रूम पहले तो शांत था, मगर तभी आर्या की अचानक आंखें खुलती है और उसकी चीख उस पूरे रूम में गूंज उठी, अंडरस्कोप यू दरिंदे, रेपिस्ट, यू बस्टर्ड, क्या किया तुमने मेरे साथ? आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। विनाशक जो शावर लेकर अभी अभी रूम से आया था, वह बड़ा और सोफे पर बैठ गया। उसने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। उसका मस्कुलर सीना साफ नजर आ रहा था। आर्या खुद को चादर में लपेटी गुस्से से कांप रही थी। विनाशक बड़े ही आराम से सिगरेट के कश लेकर बोला, अंडरस्कोप मिस फायर, हमने रात को बस थोड़ा सा फायर खेला था। कहते ही वो आंख मारकर डेविल की तरह मुस्कुराया। आर्या तो सदमे में थी। वही आनवी सिसकते हुए बेड पर बैठी थी और विध्वंस एक्सप्रेशन लेस भाव से उसकी कलाई पर दवा लगा रहा था। क्योंकि विध्वंस ने आनवी की कलाई को जोर से मरोड़ दिया था, इसलिए आनवी की कलाई पर निशान बन गए और उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। विध्वंस आनवी को घूरते हुए बोला, अंडरस्कोप बारबीडोल, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, कितनी बार कहा है गुस्सा मत दिलाया करो, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर प्यार से रहोगी तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। प्यार करूंगा सुनकर आनवी उम्मीद भरी नजरों से विध्वंस को देखने लगी। तो विध्वंस उसकी कलाई पर धीरे से किस कर लेता है। शायद विध्वंस का प्यार बहुत ही बेदर्द था। कुछ देर बाद विध्वंस आनवी को लेकर होटल से चला गया। विनाशक सिगरेट के कस लेते हुए आराम से आर्या को देख रहा था, जो अभी भी खुद से चादर को लपेटकर बैठी हुई थी। विनाशक अपनी जगह से खड़ा हुआ और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्कोप यू फायरगर्ल, जो होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। वह तुम ही थी जो कल रात को मेरे टच के बिना रह नहीं पा रही थी। तुमने कल खुद को मुझ पर फोर्स किया, इसलिए मुझ पर ब्लेम लगाना बंद करो। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। इतना कहते ही वह टॉवल को आर्या के मुंह पर फेंकते हुए अपने कपड़े को वॉशरूम में जाकर पहनने लगता है, जो उसने कुछ देर पहले ही मांगाया था। आर्या के मुंह पर जैसे ही टॉवल पड़ा, वह टॉवल को हटाकर गुस्से में फेंकते हुए बोली, अंडरस्कोप यू बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर टॉवल फेंकने की, और तुम्हें मैं एक दिन देख लूंगी। तभी विनाशक की शरारती भरी आवाज आर्या को सुनाई दी, अंडरस्कोप वैसे तुम चाहो तो वॉशरूम में भी आकर मुझे देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर आर्या के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। गुस्से और शर्म से वह अपने सर को नीचे कर लेती है। तभी उसने ध्यान दिया, उसकी बॉडी में उसे उस तरह का पेन नहीं हो रहा था जिस तरह पहले था। यह महसूस करते ही आर्या हैरानी से मन में बोली, अंडरस्कोप जब पहली बार इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, तब अगली सुबह मुझे बहुत पेन हुआ था, पर अभी मुझे वैसा पेन क्यों नहीं हो रहा। अभी मुझे सिर्फ सर में अपने गर्दन में पेन हो रहा है बस। तो क्या इसका मतलब इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया? पर फिर वह अपनी बात को ही नकारते हुए मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोप यह इतना अच्छा नहीं है जो मेरे साथ कुछ ना करे, जरूर इसने मेरा फायदा उठाया होगा। इतना कहते ही वह देखती है, वहीं बेड पर एक पैकेट रखा था। वो उसे जल्दी खोलकर देखती है, तो उसमें कुछ कपड़े थे। ये देखकर आर्या खुश हो गई। आर्या को पहले ही विनाशक ने बता दिया था कि आनवी सेफ है, इसलिए आर्या रिलैक्स थी। वहीं दूसरी तरफ विध्वंस आनवी को लेकर सूर्यवंशी विला आ जाता है। वह जैसे ही आनवी का हाथ पकड़कर विला के अंदर एंटर करता है, ठीक उसी वक्त मैडम सूर्यवंशी की नजर दोनों पर पड़ी। विध्वंस को देखते ही वह खुश हो गई। वो जल्दी से विध्वंस के पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, अंडरस्कोप वंश आप आ गए। आपको पता है जब हमें पता चला कि आप गायब हो गए हैं, तो हम कितना ज्यादा डर गए थे। आखिर आप गायब कैसे हो गए थे? उस पुलिस वाले ने आपके साथ क्या किया था? मैडम सूर्यवंशी इतना पूछते ही खुश होकर विध्वंस को देखने लगती है। विध्वंस एक्सप्रेशन लेस भाव से उन्हें देख रहा था। फिर वह मैडम सूर्यवंशी को खुद से दूर करते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्कोप मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसकी चिंता लोगों को करनी पड़े। चिंता तो उन्हें होनी चाहिए जो विध्वंस से टक्कर आते हैं। इतना कहते ही वह आनवी को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। मैडम सूर्यवंशी नाराजगी से बोली, अंडरस्कोप विध्वंस भूलिए मत, आप सुरभि से शादी कर रहे हैं। कब तक आप इस लड़की को लेकर घूमते रहेंगे? विध्वंस के कदम ठहर गए। वो पीछे पलटा और एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्कोप मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूं, मेरे मामले में बोलने की इजाजत किसी को नहीं है। इतना कहता वह गुस्से से अपने रूम की तरफ चला गया।
मैडम सूर्यवंशी ये देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को पता नहीं ये हानवी वंश का पीछा कब छोड़ेगी। इसने आखिर क्या जादू कर दिया है मेरे वंश पर। वहीं दूसरी तरफ विध्वंस आनवी को लेकर रूम में पहुंचा, फिर वो उसे बेड पर बैठा देता है। आनवी के चेहरे पर इस वक्त दर्द झलक रहा था और वह बार बार अपने पैरों को देख रही थी। ये देखकर विध्वंस अपने कठोर आवाज में पूछता है, अंडरस्को क्या कुछ प्रॉब्लम है। आनवी अपने होठों को चबाते हुए उसे देखती है, पर फिर अपना सिर नामे हिला देती है। विध्वंस ने देखा वह बार बार अपने पैरों को सहला रही थी। ये देखकर वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर को अपने घुटने पर रखकर देखने लगा। उसकी इस हरकत पर आनवी डरते हुए बोली, अंडरस्को नहीं। विध्वंस बीच में ही बोला, अंडरस्को शट अप। अगर एक शब्द और मुंह से निकाला तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने में मुझे जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। विध्वंस जैसे ही आनवी के तलवे को देखता है तो उसमें थोड़े घाव के निशान थे, जो उसे उस दिन लगे थे जिस दिन विध्वंस ने हॉल में कांच बिछा दिए थे। विध्वंस एक्सप्रेशन लेस भाव से उसके घाव को छूता है तो आनवी की दर्द भरी आह निकल गई, अंडरस्को आह। हाँ। विध्वंस उसके दर्द भरे चेहरे को घूरते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेता है और उसमें दवा लगा देता है। वह जैसे जैसे दवा लगाता वैसे वैसे उस जगह पर फूंक मार रहा था। आनवी को थोड़ी राहत मिल रही थी, पर विध्वंस का हर एक एक्शन हमेशा की तरह ही बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो दवा नहीं लगा रहा बल्कि कोई इंटरनेशनल डील कर रहा हो। आनवी को दवा लगाने के बाद विध्वंस वॉशरूम में जाकर अपने हाथ को वॉश करता है। फिर आनवी के पास खड़े होकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को चुपचाप रूम में रहना। खबरदार अगर रूम के बाहर गई। क्या तुम्हें समझ में आया? आनवी ने मुंह फुलाते हुए अपना सिर धीरे से हाँ में हिला दिया। तभी विध्वंस उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गुडगल बोलकर रूम से बाहर चला गया। आनवी भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे बस खाना चाहिए था। वह चुपचाप हॉल में जाकर बैठ गई। माधुरी जी किचन में गई और नौकर से बोली, अंडरस्को जाकर उस लड़की को कुछ खाने को दे दो, पर हाँ कुछ अच्छा देने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में रात की सब्जी रखी होगी और रोटी बनाकर दे दो, उसे आलू के पराठा देने की जरूरत नहीं। नौकर आनवी के लिए खाना लेकर जाता, तभी माधुरी जी उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को अरे ये क्या, तुम उसे खीर क्यों दे रहे हो? वह कोई महारानी थोड़ी ना है। वह खीर निकाल लेती है। फिर नौकर आनवी को खाना दे देता है। आनवी ने सब्जी छू कर देखा तो बहुत ठंडी थी, क्योंकि माधवी जी ने नौकर को गर्म करने भी नहीं दिया। पर उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह धीरे धीरे करके खाने लगती है। उसे सब्जी बहुत अजीब लग रही थी, पर भूख के कारण वह उसे खा रही थी। विध्वंस सीधा अपने ऑफिस गया। वह पूरे दिन वहां पर बिजी था। शाम के 5 बजे विध्वंस एक मीटिंग अटेंड करके जैसे ही अपने केबिन में पहुंचता है, वहां पर पहले से ही विनाशक एक फाइल लेकर खड़ा था। विध्वंस जैसे ही सीईओ की चेयर पर बैठा, विनाशक एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट आर्यन के खिलाफ आपके कहीं मुताबिक मैंने कई सारे चार्ज लगा दिया है। अब उसे पुलिस हर जगह ढूंढ रही है और वह अपना मुंह छुपाते हुए घूम रहा है। इनफैक्ट अब तो वो मर्द भी नहीं रहा। विध्वंस डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विनाशक तिरछा मुस्कुराते हुए आगे बोला, अंडरस्को चिड़िया जाल में फंस चुकी है। उसने आज एक गलती की है जिसका फायदा हम आसानी से उठा सकते हैं। विध्वंस अपनी सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर उसका एक कश लेते हुए तिरछा मुस्कुराकर कर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को इंटरेस्टिंग। विनाशक उस फाइल को टेबल पर रखते हुए थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट आगे क्या करना है? विध्वंस काफी देर तक सिगरेट के कश लेता रहा। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसने एक पैर टेबल पर रखा और उसे हिलाते हुए कुछ सोचकर बोला, अंडरस्को मेरी शादी की तैयारी करो पहले। हर जगह ये खबर फैला दो कि विध्वंस सूर्यवंशी शादी कर रहा है। पूरे सूर्यवंशी खानदान में एक खुशी की लहर आएगी जो उस इंसान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मुझे यकीन है वह इन खुशियों में खलल डालने जरूर आएगा। यही वक्त होगा जब हम उसे चारों तरफ से घेर सकते हैं। पर सुरभि हमारा सबसे बड़ा हथियार है, उसे भूलना मत। उसे अपने कंट्रोल में करके रखना है हमें। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही बात करते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ठीक उसी वक्त विध्वंस का फोन बजा। विध्वंस ने जैसे ही कॉलर आईडी पर अपने कमांडो के लीडर का नंबर देखा, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। उसने कॉल रिसीव करके जैसे ही अपने कान पर लगाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर विध्वंस की एक आईब्रो ऊपर हो गई। उसका ऑरा अचानक ही इतना डरावना हो गया है कि केबिन का तापमान भी बढ़ने लगा। वह एकदम नरक के देवता की तरह लग रहा था। फिर एकदम से अपने कोट को लेकर वह ऑफिस से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सुरभि जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी, वह आदमी इस वक्त एक होटल के रूम में था। उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था। उसने इस वक्त अपनी शर्ट नहीं पहनी थी। उसकी मस्कुलर बॉडी साफ नजर आ रही थी। वह खिड़की की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था।
उसने अपने वाइन के ग्लास को हिलाते हुए हंसकर कहा, अंडरस्को इंटरेस्टिंग। विध्वंस सुरभि से शादी कर रहा है, पर उसे क्या पता, वह अपने बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। पिछली बार वह बच गया था, पर इस बार मेरा वार और भी ज्यादा बड़ा होगा। सालों पहले उसे दिल पर गोली लगी थी, इस बार सीधे उसके दिमाग पर गोली मारूंगा, ताकि वह दोबारा वापस ना आ सके। इतना कहते ही वह एक शिप लेता है। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अंडरस्को, पर मुझे लग रहा था कि वह आनवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा है जैसे उसे उस लड़की की कोई परवाह ही नहीं। सुरभि ने जो बताया उसके हिसाब से वह उस लड़की को बहुत टॉर्चर करता है, और जहां प्यार होता है वहां टॉर्चर नहीं होता। इसका साफ मतलब है कि उसे उस लड़की की कोई परवाह नहीं। अब मुझे अपना पूरा फोकस सिर्फ विध्वंस और सूर्यवंशी खानदान पर लगाना होगा। इतना कहते ही उसने सारा वाइन एक झटके से पी लिया। फिर उस ग्लास को जमीन पर फेंकते हुए नफरत से हंसते हुए बोला, अंडरस्को सूर्यवंशी खानदान, तुम्हारी बर्बादी फिर से वापस आई है। सालों पहले मैंने तुम्हारे वंश को खत्म करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा, लेकिन इस बार तुम सबको जड़ से खत्म कर दूंगा। शाम के 6 बजे विध्वंस जैसे ही विला पहुंचा, सुरभि उसे देखकर खुश होते हुए उसके पास आने लगी, मगर विध्वंस उसे धक्का देकर जमीन पर गिराते हुए रूम में चला गया। वो जैसा ही रूम में पहुंचा, उसने देखा आनवी रूम में नहीं है, तो वो वॉशरूम में गया, और वहां पर आनवी अपने पेट को पकड़कर वॉमिटिंग कर रही थी। उसे अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना मुंह धोकर जैसे ही पलटी, उसे अपने पीछे विध्वंस दिखा। विध्वंस आनवी के कमजोर और पीले पड़े चेहरे को देखकर कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह एक झटके से आनवी को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। आनवी जैसे ही विध्वंस की बाहों में गई, उसे सेफ फील हुआ। वो कसके विध्वंस को पकड़ते हुए कमजोर आवाज में बोली, अंडरस्को, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। विध्वंस उसके माथे को एक्सप्रेशन लेस भाव से चूमते हुए बोला, अंडरस्को, हम कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। वो देखता है आनवी उसके सीने में छुपी जा रही है, तो विध्वंस उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। फिर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगा। वह इस वक्त आनवी के सामने बहुत शांत था, और आनवी को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विध्वंस के अंदर इस वक्त एक ज्वालामुखी फट रहा था, जिसमें वह हर किसी को जलाने को तैयार था। पर वह आनवी को डराना नहीं चाहता था, इसलिए बस उसने किसी तरह खुद को शांत किया हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद की थी कि उसके नाखून उसके हथेली पर धंसते हुए उसकी हथेली से खून निकाल रहे थे। तभी विला के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसमें से विनाशक, डॉक्टर और आर्या के साथ बाहर आया। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर को लेकर विनाशक क्यों आया है। उसे मन ही मन डर सता रहा था। उसने मन में कहा, अंडरस्को, कहीं इसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता तो नहीं चल गया। हे भगवान, अब क्या होगा। वह घबरा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि डॉक्टर विध्वंस के कमरे की तरफ जा रही थी, तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है। फिर उसने माधवी जी और सुरभि को देखा, जो विध्वंस के रूम के कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। जहां सुरभि मुस्कुरा रही थी, वही माधुरी जी के चेहरे पर डर के मारे पसीना निकल रहा था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया हो। आगे जाने के लिए बने रहे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।